बातों की चर्चा हम लोगों ने कल कर ली थी। आज हम लोग शासन के संबंध में इसी चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और शासन की अवधारणा के विषय में हम लोग समझेंगे। हम लोग का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक था, पहली यूनिट थी शासन व इसके विविध रूप। शासन व इसके विविध रूप। तो शासन और इसके विविध रूपों की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। शासन की संकल्पना क्या है और शासन की संकल्पना किस किस रूप में जन्म लेती रही है, हम लोग इन सारी बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। सारी बात की चर्चा करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, लेकिन शेयर करना भी आपके साथ आवश्यक है। कल हमने अनाउंस किया था कि 8:30 से 10:30 एस पांडे सर की क्लास चलेगी, लेकिन एस पांडे सर फिर से फीवर में आ चुके हैं और अभी तक उनको फीवर था, हाई फीवर था, लेकिन ठीक हो गए थे। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि वो क्लास लेंगे, लेकिन आज से ही उनको फिर से फीवर आ चुका है, मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री से ज़्यादा फीवर है इस समय भी उनका। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय क्लास लेना उनका पॉसिबल नहीं है। तो जो 8:30 से 10:30 की क्लास मैंने कल अनाउंस की थी, वो अभी फिलहाल डिसकंटिन्यू रहेगी कुछ समय के लिए, जब तक कि सर जल्दी से रिकवर नहीं हो जाते हैं। तो हम लोग प्रे करते हैं ईश्वर से जल्दी रिकवर हों और आपकी क्लास आगे कंटिन्यू करें, लेकिन तब तक के लिए वो क्लास आपकी डिसकंटिन्यू रहेगी। मेरी क्लास कंटिन्यू रहेगी, 6:30 टू 8:30 मेरी क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। तो शासन और इसके विविध रूपों की हम लोग चर्चा यहाँ पर करते हैं। गवर्नेंस एंड इट्स वेरियस फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग शासन, कल हमने संक्षेप में चर्चा की थी शासन क्या है, शासन और प्रशासन क्या है। तो हमने बताया कि शासन क्या है। शासन सरकार जो कुछ करती है और जिस तरीके से करती है वह शासन कहलाता है, अर्थात सरकार की क्रियाविधि शासन है। तो अगर आप शासन को डिफाइन करना चाहें, शासन को लिखना चाहें, तो आप कह सकते हैं कि यह सरकार की क्रियाविधि है। सरकार की क्रियाविधि को हम शासन कहते हैं। एक्ट एंड एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज गवर्नेंस। विश्व बैंक ने शासन को अलग तरीके से डिफाइन किया है। बात वही है, कहने का तरीका अलग है। विश्व बैंक कहता है कि यह सामाजार्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की क्षमता है। कुशलतम उपयोग की क्षमता है। कौन सामाजिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग करता है? देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? सरकार। स्वाभाविक सी बात है, सरकार करती है। तो सरकार देश के सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किस प्रकार कर लेती है, इसी कुशलतम उपयोग की क्षमता को ही शासन कहते हैं। शासन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व बैंक यह कहना चाहता है, इस बात को ध्यान से यहां पर समझें। इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व बैंक यह कहना चाहता है कि केवल सरकार की क्रियाविधि ही शासन नहीं है। केवल सरकार की क्रियाविधि ही शासन नहीं है, बल्कि सरकार की वह क्रियाविधि शासन है जो अच्छी तरीके से चलाई जाती है, जो अच्छी तरीके से चलाई जाती है। इसका मतलब है सरकार की अच्छी क्रियाविधि, सरकार की कुशलतम क्रियाविधि, सरकार की क्षमता युक्त क्रियाविधि, सरकार की गुणवत्तावान क्रियाविधि ही शासन कहलाएगी। इसका अर्थ यह भी हुआ कि अगर सरकार कोई भी काम कर रही है, कोई भी गतिविधि संपादित कर रही है, उसमें गुणवत्ता नहीं है, उसमें कुशलता नहीं है, तो वह शासन की श्रेणी में नहीं आएगा। वह शासन की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वह खराब गुणवत्ता है। खराब गुणवत्ता है, और खराब गुणवत्ता को विश्व बैंक शासन की श्रेणी में नहीं रखता है। तो इस प्रकार विश्व बैंक के द्वारा जो शासन की संकल्पना प्रतिपादित की गई है, उसमें सरकार की अच्छी कार्यप्रणाली, अच्छी कार्यविधि शामिल की गई है। इसी बात को आगे लेकर के नई अवधारणा विकसित की गई है। नई अवधारणा विकसित की गई है जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं, अच्छा शासन कहते हैं, गुड गवर्नेंस कहते हैं।
गुड गवर्नेंस कहते हैं, अच्छा शासन कहते हैं। हिंदी में अच्छा शासन कहते हैं या सुशासन कहते हैं, अभिशासन कहते, कुछ भी कह लीजिए। हमने कल ही बता दिया था कि एक कॉन्सेप्ट के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, एक कॉन्सेप्ट के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, लेकिन हिंदी में एक ही कॉन्सेप्ट के लिए अनेक वर्ड हैं। तो आप कोई भी एक वर्ड का प्रयोग करें, तो हम तो अच्छे शासन का प्रयोग करेंगे। तो गुड गवर्नेंस का अर्थ हुआ अच्छा शासन, अच्छा शासन। तो क्या है गुड गवर्नेंस? हम लोग गुड गवर्नेंस के विषय में अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या है गुड गवर्नेंस, हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक कहते हैं सर धीरे बोलिए। अच्छा अभिषेक, चलिए आप कहते हैं तो मैं धीरे बोलता हूँ। नोट्स भी भिजवा दीजिए। नोट्स के लिए मैंने कह रखा है, नोट्स अपलोड हो रहे हैं आपके ऐप पर, अपलोड हुए होंगे। नहीं तो मैं एक बार आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा, मैसेज कन्वे कर दूंगा नोट्स के रिगार्डिंग, तो बात हो जाएगी। हम लोग चर्चा करते हैं गुड गवर्नेंस के संदर्भ में। गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आज के परिवेश में नया है। वैसे तो बहुत नई अवधारणा नहीं है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस एक पुरानी अवधारणा है, अच्छा शासन एक पुरानी अवधारणा है। अच्छा शासन का मतलब है शासन गुणवत्ता प्रधान हो। तो जब कोई भी संस्था कुछ भी करे तो हम हमेशा ये मानेंगे अच्छे तरीके से करे। हम इस बात की कल्पना क्यों करें कि वह खराब तरीके से करे? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब सरकार की गतिविधि की अपेक्षा की जाती है, सरकार की कार्यप्रणाली की अपेक्षा की जाती है, तो उसे हम गुड गवर्नेंस के नाम से ही जानते हैं, उसे गुड गवर्नेंस ही होना चाहिए। अभिशासन भी लिखा जाता है, हाँ कुछ भी लिख दीजिए, हिंदी में विद्वता का प्रदर्शन किसी भी रूप में कर दीजिए। इंग्लिश में एक ही वर्ड है एक कॉन्सेप्ट के लिए, गुड गवर्नेंस। तो जब भी शासन की कल्पना की गई, जब भी शासन के विषय में चर्चा की गई, हमेशा अच्छे रूप में की गई। जब गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत लिखा, उन्होंने पुस्तक लिखी गांधी जी ने मेरे सपनों का भारत, तो उन्होंने मेरे सपनों के भारत में भारत की एक कल्पना की है, भारत कैसा होना चाहिए। तो जब उन्होंने इस बात की कल्पना की कि भारत कैसा होना चाहिए, तो मैं आपको बहुत समराइज तरीके से बता रहा हूं। उन्होंने रामराज्य की कल्पना की कि रामराज्य होना चाहिए, क्योंकि रामराज्य अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण माना जाता रहा है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामराज्य के विषय में, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काबों व्यापा। राम के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, सब सुखी थे, सब सुखी थे। तो ऐसी दशा में तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। कि जिस राज्य के जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होगी, वह राजा नरक का भागी होगा। बहुत सारी बातें, अब मैं आपको उसमें नहीं ले जाना चाहता। तो कहने का आशय यह है कि जब गांधी जी ने एक भारत की कल्पना की, राष्ट्र की कल्पना की, तो उन्होंने एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की, और आदर्श राष्ट्र की कल्पना करते हुए उन्होंने राम राज्य का उदाहरण रखा कि राम राज्य जैसा होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने यह कल्पना की कि सरकारें जो कुछ करेंगी वो बहुत अच्छा करेंगी, क्योंकि जब तक सरकारें अच्छा नहीं करेंगी तब तक राम राज्य नहीं आएगा। तो जब भी हमने शासन की कल्पना की, कहीं भी की गई, भारतीय दर्शन में की गई, पाश्चात्य दर्शन में की गई, किसी भी दर्शन में शासन की कल्पना की गई हो, सदैव अच्छे शासन की कल्पना की गई। अच्छा शासन का अर्थ हुआ गुणवत्तापूर्ण शासन, अर्थात ऐसा शासन जो गुणवत्ता बनाए रखने पर बल देता हो, जो गुणवत्ता प्रधान हो। तो सदैव गुणवत्ता प्रधान शासन की कल्पना की गई। लेकिन विगत वर्षों में जब शासन के विषय में अध्ययन किया गया, अनुभव किया गया, तो यह पाया गया कि शासन की जो व्यवस्थाएं संचालित की जाती रही, जिस तरीके से शासन का प्रयोग किया जाता रहा सरकारों के माध्यम से, शासन की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। अर्थात सरकारों ने कुशासन, कुशासन अर्थात खराब गुणवत्ता का शासन, मैल गवर्नेंस, मैल गवर्नेंस, खराब गुणवत्ता का शासन, खराब गुणवत्ता का शासन,
कुशासन। तो सरकार ने खराब गुणवत्ता के शासन का प्रदर्शन किया। सरकारों की इस गुणवत्ता में सुधार करने के लिए पहल विश्व बैंक ने की और विश्व बैंक ने 1992 में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, अच्छे शासन की अवधारणा दी। और इस प्रकार गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, अच्छे शासन की संकल्पना आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 1992 में विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रतिपादित की गई। 1992 में वर्ल्ड बैंक ने अपना एक दस्तावेज पब्लिश किया, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, शासन और विकास नहीं लिखेंगे, शासन और विकास नहीं लिखेंगे, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट लिखेंगे। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट लिखेंगे। तो विश्व बैंक ने गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया 1992 में, और इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, अच्छे शासन की अवधारणा दी है। क्यों दी है, क्या पृष्ठभूमि रही है, हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं। विश्व बैंक एक ऋण देने वाली संस्था है। विश्व बैंक ऋण देने वाली संस्था है, आप जानते हैं, उधार देने वाली संस्था है। तो विश्व बैंक जब ऋण देता है तो विश्व बैंक यह इंश्योर करना चाहता है कि जो उधार वह लोगों को दे रहा है, जो ऋण वह विभिन्न देशों को दे रहा है, देश उस ऋण की समय पर वापसी भी करते रहे। कोई भी देश ऋण वापसी में समर्थ तब हो पाएगा, सक्षम तब हो पाएगा जब वो विश्व बैंक के द्वारा लिए गए पैसे का सदुपयोग करेगा और उससे देश में क्षमता का निर्माण करेगा। जब देश में क्षमता का निर्माण होगा तो पैसे की अदायगी संभव होगी। तो विश्व बैंक ने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, पृष्ठभूमि ये थी। इसका अर्थ है कि शासन में सुधार करना बेसिक पर्पस नहीं था विश्व बैंक का, पृष्ठभूमि थी अपनी उधारी वापस पाना। लेकिन इस पृष्ठभूमि में जो कार्य हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो विश्व बैंक ने इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले 1989 में सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज के लिए कुछ डायरेक्शंस इशू किए। जो सहारा के इर्द गिर्द अफ्रीकन कंट्रीज थे, उन अफ्रीकन कंट्रीज को ऋण देते समय, उधार देते समय विश्व बैंक ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए। 1989 में कुछ दिशा निर्देश दिए और निर्देश उन देशों में सुधार के लिए दिए कि भाई उधार दे तो रहे हैं, ऋण दे तो रहे हैं, लेकिन अगर कंटिन्यू करना है तो फिर ये काम करने पड़ेंगे। पारदर्शिता लानी पड़ेगी, आरटीआई सूचना की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार लोगों को देना पड़ेगा। जो धन खर्च हो रहा है, सरकार जो कार्य कर रही है, अगर उससे रिलेटेड लोगों की कोई शिकायतें हैं तो उस शिकायत को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, एक स्वतंत्र व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की गाइडलाइंस, इस प्रकार के डायरेक्शन 1989 में विश्व बैंक ने उन अफ्रीकन कंट्रीज को जारी किए और उन डायरेक्शन के साथ अफ्रीकन कंट्रीज को ऋण दिया, लोन दिया। लेकिन कुछ समय के बाद विश्व बैंक ने यह अनुभव किया कि जो डायरेक्शन उसने 1989 में उन अफ्रीकन कंट्रीज के लिए इशू किए, उस डायरेक्शन की आवश्यकता विश्व के लगभग अधिकांश देशों को है। परिणाम यह हुआ कि 1992 में विश्व बैंक ने
जब अपना डॉक्यूमेंट गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पब्लिश किया, तो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक डॉक्यूमेंट में विश्व बैंक ने इन्हीं डायरेक्शंस को, इन्हीं निर्देशों को नया रूप देते हुए, इन्हीं निर्देशों को मॉडिफाई करते हुए गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इस प्रकार विश्व बैंक अच्छे शासन की संकल्पना का जनक माना जाता है। विश्व बैंक अच्छे शासन की संकल्पना का जनक माना जाता है। मैंने 1989 लिखा है अरबाज, 1987 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर। इट इज 1989, बोला भी है मैंने कई बार 1989। तो 1987 और 1989 में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैंने लिखा भी 89 है और मैंने बोला भी हर बार 1989 है। तो 1989 में जो डायरेक्शन दिए गए थे, 1989 में जो डायरेक्शन दिए गए थे, उन्हें डायरेक्शंस को मॉडिफाई किया गया और यह अनुभव किया गया कि सभी देशों के लिए ऐसे डायरेक्शन जारी किए जाने चाहिए। और फिर विश्व बैंक ने 1992 में अच्छे शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। कॉन्सेप्ट दिया है विश्व बैंक ने, लेकिन विश्व बैंक ने अच्छे शासन को परिभाषित नहीं किया। तो डबल जी लिख दे रहा हूं मैं, 2G नहीं लिखूंगा। 2G लिखने से बड़े नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होते हैं। तो गुड गवर्नेंस के विषय में विश्व बैंक ने जो गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, यहां पर महत्वपूर्ण बात यह समझने की है कि विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस के संदर्भ में कोई परिभाषा नहीं दी, नो डेफिनेशन। विश्व बैंक ने अच्छे शासन की कोई परिभाषा नहीं दी, कोई परिभाषा नहीं दी। विश्व बैंक ने अच्छे शासन के केवल एलिमेंट्स बताए हैं, तत्व बताए हैं, तत्व बताए हैं, क्योंकि विश्व बैंक का उद्देश्य अच्छे शासन को परिभाषित करना नहीं था, अच्छे शासन पर रिसर्च पेपर पब्लिश करना नहीं था। विश्व बैंक का पर्पस मात्र एक था कि जो धन विश्व बैंक उधार के रूप में दूसरे देशों को दे रहा है, देश उससे क्षमता का निर्माण करें, जिससे विश्व बैंक के धन की अदायगी सुनिश्चित रहे। केवल ये पर्पस था। इसलिए विश्व बैंक ने यह तय किया कि अगर किसी भी देश को विश्व बैंक से दीर्घकालीन उधार चाहिए, लंबा ऋण चाहिए, तो उन देशों को अपने यहां सुधार करने पड़ेंगे। अगर वो देश अपने यहां सुधार करेंगे तो विश्व बैंक उन्हें उधार देता रहेगा। अगर वो अपने यहां सुधार नहीं करेंगे तो विश्व बैंक उन पर और कठोर शर्तें थोपेगा और दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में कमी करेगा, धन कम देगा, शर्तें ज्यादा आरोपित करेगा। तो अगर विश्व बैंक से उधार चाहिए, ऋण चाहिए, तो उसके लिए शासन में सुधार करना ही पड़ेगा। एक तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि विश्व बैंक की मंशा ऋण देने के लिए कुछ पूर्व शर्तों का निर्धारण करना था, लेकिन ये पूर्व शर्तें शासन की गुणवत्ता से संबंधित थी। इसलिए इन्हीं पूर्व शर्तों को अच्छा शासन कह दिया गया, गुड गवर्नेंस कह दिया गया, और इस तरीके से गुड गवर्नेंस की संकल्पना ने साकार लिया। लेकिन विश्व बैंक ने गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट तो दिया, लेकिन विश्व बैंक ने यह नहीं बताया कि अच्छा शासन किसे कहते हैं, अच्छे शासन की परिभाषा क्या है। यह विश्व बैंक ने नहीं बताया। यह आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यदि शासन गुणवत्ता प्रधान है तो वह अच्छा शासन कहलाएगा। तो यह हमारी आपकी डेफिनेशन है कि अच्छे शासन का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शासन। अच्छे शासन का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शासन। लेकिन विश्व बैंक ने अच्छे शासन की कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो विश्व बैंक ने किया क्या? विश्व बैंक ने पूर्व शर्तों के रूप में 3 तत्वों पर बल दिया है।
3 एलिमेंट्स पर बल दिया है। कौन है वो 3 एलिमेंट्स? हम लोग अब उन 3 एलिमेंट्स की चर्चा करने जा रहे हैं। गुड गवर्नेंस के तत्व, अच्छे शासन के तत्व। 3 बातों पर विश्व बैंक ने बल दिया। अब 3 बातों को लिखते और समझते हैं। पहली बात, राजनैतिक सत्ता का स्वरूप। राजनैतिक सत्ता का स्वरूप। दूसरी बात, पहले लिख लेते हैं फिर एक एक करके समझ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो। तीसरी बात, नीति निर्माण एवं नीति कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्षमता में वृद्धि। सरकार की क्षमता में वृद्धि। तीन बातें हैं, 3 डायरेक्शन है ये। इन्हीं 3 डायरेक्शन को मिला करके गुड गवर्नेंस की संकल्पना बनी है। तो हमने कहा कि विश्व बैंक ने यह नहीं बताया कि गुड गवर्नेंस क्या है, अच्छा शासन क्या है, लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि विश्व बैंक ने उन एलिमेंट्स का वर्णन किया है, उन तत्वों का वर्णन किया है जिसके आधार पर शासन की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। और हम ये कह सकते हैं कि अच्छे शासन का अर्थ है गुणवत्तापूर्ण शासन, क्योंकि विश्व बैंक ने तो बताया नहीं, लेकिन हमें तो लिखना ही पड़ेगा। तो हम लिखेंगे गुणवत्तापूर्ण शासन। कैसे लाया जा सकता है, कैसे गुणवत्तापूर्ण शासन लाया जा सकता है? 3 तत्वों पर बल दिया गया। राहुल कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं। राहुल नोट्स साथ में लिखते चलिए, बनाते चलिए, जो पॉइंट हम लेते चल रहे हैं। बाकी आपके लिए नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, संस्थान की तरफ से कर दिए गए होंगे या करते समय समय पर किए जाते रहेंगे, तो आप उसे पढ़ते रहिएगा। तो राजनीति, बाकी कुछ चीजें हम बोर्ड पर लिखते चलेंगे, आप उसी को कंटिन्यूएशन में लेकर के आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो राजनीतिक सत्ता का स्वरूप, सबसे पहली बात समझें अब कि क्या कहता है विश्व बैंक। विश्व बैंक ये कहता है कि अलग अलग देशों में राजनीतिक सत्ता का स्वरूप अलग अलग है। कहीं पर लोकतंत्र है, कहीं पर लोकतंत्र नहीं है। जहां पर लोकतंत्र है वहां भी शासन के स्वरूप अलग अलग हैं। कहीं संसदीय प्रणाली है जैसे ब्रिटेन, भारत, कनाडा। कहीं अध्यक्षात्मक प्रणाली है जैसे अमेरिका। कहीं अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है या अर्ध संसदीय प्रणालियां हैं। कहीं बहुल कार्यपालिका की प्रणाली है जैसे स्विट्जरलैंड, अर्ध अध्यक्षात्मक जैसे फ्रांस। तो अलग अलग देशों में राजनीतिक सत्ता का स्वरूप भिन्न भिन्न है। राजनीतिक सत्ता पूरे विश्व में सभी देशों में एक जैसी नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक जैसी नहीं है। और कुछ देशों में तो लोकतंत्र भी नहीं है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर राजशाही है, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां एक तंत्रीय शासन व्यवस्था है। तो विश्व बैंक कहता है कि राजनीतिक सत्ता का स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है और भिन्न भिन्न है संपूर्ण विश्व में।
इसलिए राजनीतिक सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो, राजनीतिक सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो, राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित होना चाहिए। तो राजनीतिक सत्ता का जो उद्देश्य है वह कल्याणकारी होना चाहिए, वह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित होना चाहिए। और इस प्रकार राजनीतिक सत्ता का स्वरूप कल्याणकारी होना चाहिए। तो विश्व बैंक कहता है कि अगर राजनीतिक सत्ता का स्वरूप कल्याणकारी होगा, अर्थात राजनीतिक सत्ता लोगों के हित, लोगों के कल्याण के अधिकतमीकरण के लिए प्रयास करेगी, तो निसंदेह राजनीतिक सत्ता संवेदनशील तरीके से प्रयास करेगी और गुणवत्ता प्रधान तरीके से कार्य करना चाहेगी। अगर वह संवेदनशील तरीके से प्रयास नहीं करेगी, गुणवत्ता प्रधान तरीके से कार्य नहीं करना चाहेगी, तो वह लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकती। इसलिए राजनीतिक सत्ता का स्वरूप चाहे जैसा हो, लेकिन राजनीतिक सत्ता का उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए। पहली बात जो विश्व बैंक ने कही। दूसरी बात विश्व बैंक ने कही वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो। अब ध्यान दीजिए, समझिए, इसे समझिए, दूसरे पॉइंट को समझिए। पहले पॉइंट को तो हमने समझा यहां पर कि कल्याणकारी हो उद्देश्य। दूसरे पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जा सके। तो वह प्रक्रिया कौन सी होती है? आप सोचें, आप दिमाग पर दबाव डालें कि वह प्रक्रिया कौन सी होती है जिसके माध्यम से देश के सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का बेहतर उपयोग, अच्छा उपयोग, कुशलतम उपयोग होता है। तो अगर मैं इसको एक शब्द में उत्तर दूं तो वह कार्यालयी प्रक्रिया होती है, विभागीय प्रक्रिया होती है। अर्थात सरकार जब हम तक नीतियों का लाभ पहुंचाती है, यानी सरकार निर्णय लेती है, नीतियां बनाती है और नीतियों का लाभ हम तक पहुंचाती है, तो कैसे पहुंचता है ये लाभ? ये सरकारी विभागों की कार्यप्रणालियों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो सरकारी कार्यप्रणालियां हैं, जो सरकारी विभागों की कार्यप्रणालियां हैं, उनमें सुधार लाया जाए। यह बात सर्वविदित है, सबको पता है कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणालियां अच्छी नहीं रही हैं, भ्रष्टाचार रहा है, अपराध के साथ भ्रष्ट गठजोड़ रहा है, संसाधनों की बर्बादी रही है, अनेक कमियां रही हैं। विश्व बैंक कहता है कि उन सारी प्रक्रियाओं पर चिंतन किया जाए, कैसे नीतियों का लाभ लोगों तक पहुंचाना है, सारी प्रक्रियाओं पर, कार्यालयी प्रक्रियाओं पर चिंतन किया जाए और उन कार्यालयी प्रक्रियाओं पर चिंतन करते हुए उसमें सुधार लाया जाए। सुधार का मैंडेट क्या होगा? सुधार का मापदंड क्या होगा? सुधार का मापदंड होगा कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सके, बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके, उपयोग से गुणवत्ता लाई जा सके, गुणवत्ता विकसित की जा सके, यह होगा मापदंड। तो बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार्यालय विभागों में बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है, भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता है, लाल फीताशाही, निरंकुशता, मनमानापन, विलंबकारिता इत्यादि जो अनेक प्रकार की बुराइयां हैं कार्यालय, उन सारी बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है, उन सारी बातों को दूर करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर सुधार क्या होना चाहिए जिससे ये सारी बातें दूर हो जाएं? अगर उन सारे सुधारों को हम समराइज करें, सारे सुधारों को हम संक्षेप में कहें, तो संक्षेप में हम कह सकते हैं
कि पारदर्शिता और जवाबदेही लानी चाहिए। इन सारे सुधारों का सार यही है, सारे सुधारों का सार यही है कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जानी चाहिए। अगर हम विभागों की कार्य प्रणालियों में पारदर्शिता और जवाबदेही की वृद्धि कर सकेंगे, खुलापन यानी पारदर्शिता को बढ़ा सकेंगे, परिणामों के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित कर सकेंगे, जवाबदेह बना सकेंगे, तो हम प्रक्रियाओं को कुशलतम उपयोग के लिए सुनिश्चित कर पाएंगे। और ऐसी प्रक्रियाओं से जो पारदर्शी हैं, ऐसी प्रक्रियाओं से जो जवाबदेह हैं, संसाधनों का अधिकतम कुशलतम उपयोग संभव है, संभव है। तो प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही आनी चाहिए, सीधी सी बात है ये। अब तीसरी बात विश्व बैंक कहता है, तीसरी बात विश्व बैंक कहता है कि नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्षमता में वृद्धि की जाए। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यह है कि एक सामान्य सा फ्रेज प्रचलन में रहा है, एक सामान्य सी बात प्रचलन में रही है कि पॉलिसी पैरालिसिस रही है देश में, विश्व के अधिकांश देशों में पॉलिसी पैरालिसिस रही है। अर्थात न तो गुणवत्ता प्रधान तरीके से नीतियां बनाई जाती हैं, न तो गुणवत्ता प्रधान तरीके से नीतियां लागू की जाती हैं। क्यों पॉलिसी पैरालिसिस का फ्रेज प्रचलन में है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे, इसकी चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं पॉलिसी पैरालिसिस की बात क्यों कर रहा हूं, क्यों पॉलिसी पैरालिसिस के बारे में बात कही जाती है। जब हम लोग लोकनीति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, लिखा है ना हम लोगों ने सिलेबस में लोकनीति वाला टॉपिक, तो जब लोकनीति वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां उस बात की चर्चा करेंगे। तो नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। तो सरकारें, इसका अर्थ ये हुआ सरकारें अच्छी नीतियां बनाएं और सरकारें नीतियों को अच्छी तरीके से लागू करें। क्यों कहा गया ऐसा? ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि भारत में बनने वाली नीतियों में या विश्व के अधिकांश देशों में बनने वाली नीतियों में व्यावहारिकता नहीं होती। कैसे नीतियां बनती हैं? आप सब इस एग्जाम्पल को भली भांति समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ये एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस जानते हैं आप, न्यूज़पेपर है। भारत के नीति निर्माण के संबंध में उसने क्रिटिसाइज करते हुए, उसने आलोचना करते हुए एक आर्टिकल लिखा, और उस आर्टिकल में लिखा कि भारत में नीतियां कैसे बन रही हैं, कैसे बन रही हैं। तो आर्टिकल में क्या लिखा गया, मैं आपकी उसकी समरी बताता हूं, आपको उसको सार बताता हूं। उससे आप सारे विकासशील देशों का अनुमान लगा लीजिए कि कैसे नीतियां बनती हैं और कैसे लागू होती हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा तुलना करते हुए भारत की नीति निर्माण की कि एक बार की बात है, सारे चूहे बिल्ली से बहुत परेशान थे और सारे चूहों को लगा कि ये तो एक एक करके हम लोगों को खा जा रही है और हमारी संख्या तो नष्ट हो जाएगी, इसलिए कुछ उपाय करते हैं, कुछ विचार करते हैं। सारे चूहों ने मिल करके चिंतन किया और चिंतन करने के बाद कमेटी वगैरह बनाई और चिंतन किया। चिंतन करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि एक बड़ा इंटेलिजेंट चूहा है, इंटेलेक्चुअल चूहा है। इंटेलेक्चुअल बड़े हैं ना हमारे देश में, बुद्धिजीवी, तो एक इंटेलेक्चुअल चूहा है, उस इंटेलेक्चुअल चूहे के पास चलते हैं, वो बताएगा, वो एडवाइस देगा। एडवाइजरी होते हैं तमाम हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स, तो कैसे इंटेलेक्चुअल्स एडवाइस देते हैं अब सुनिएगा, अब समझिएगा, और उसी एडवाइस के आधार पर नीतियां बनती हैं। तो सारे के सारे मिलकर उस इंटेलेक्चुअल चूहे के पास गए और इंटेलेक्चुअल चूहे से कहा कि भाई ये समस्या है, इसका सुझाव बताइए। तो उसने कहा वेरी सिंपल, मुझे मौका दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो चूहे ने तुरंत आपस में, उस इंटेलेक्चुअल चूहे ने, जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप था, उस इंटेलेक्चुअल ग्रुप में उसने डिस्कशन किया और डिस्कशन करके उसने सारे चूहों को एक समाधान बताया कि बहुत ही सिंपल है, आप बिल्ली के गले में घंटी बांध दीजिए, बिल्ली के गले में घंटी बांध दीजिए, और जैसे बिल्ली आपके निकट आएगी, आना चाहेगी, वैसे घंटी बज जाएगी और आपको पता लग जाएगा, आप बच जाएंगे, आप अपनी जान बचा के भाग जाएंगे, और एक बार आप बिल में चले गए तो फिर बिल्ली आपको खोज नहीं पाएगी। चूहों ने कहा वाह क्या बात है, क्या दिमाग है, इसको कहते हैं इंटेलेक्ट, सही निर्णय दिया। सारे चूहे खुशी खुशी वापस लौट आएगी, क्या इंटेलेक्चुअल दिमाग है। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई, जब इन्फोर्समेंट की बारी आई, तो यह
तय करना कठिन हो गया कि चूहे के बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए। बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए। तो अब बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए, इस बात को लेकर के फिर चर्चा शुरू हुई। चूहों ने कहा ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है, बड़ा कठिन काम है। फिर से चलते हैं इंटेलेक्चुअल चूहे के पास। फिर से जो इंटेलेक्चुअल चूहा था, उस इंटेलेक्चुअल चूहे के पास फिर सब पहुंचे कि जनाब आपने हमें सुझाव तो दे दिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधी कैसे जाए। तो इंटेलेक्चुअल चूहे ने कहा कि मेरा काम इन्फोर्समेंट का नहीं है, मेरा काम नीतियों को लागू करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने दिमाग का उपयोग करके सुझाव देना है। मैंने आपको सुझाव दे दिया, अब सुझाव को लागू करना आपका कर्तव्य है, आप जाएं और उसे लागू करें। यही परिदृश्य है भारत में नीति निर्माण का। ऐसे ही भारत में नीतियां बनती हैं और ऐसे ही भारत में नीतियां लागू की जाती हैं। उसने बहुत बड़े तरीके से, बड़े फ्रेम में उसने इस बात को लिखा था और क्रिटिसाइज किया था। मैंने सिर्फ उसको एग्जाम्प्लीफाई किया है यहाँ पर, तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में एक बेहतर तालमेल नहीं रहा है। नीतियां व्यावहारिक नहीं रही हैं सॉरी, नीतियों में गुणवत्ता नहीं रही है। इसलिए विश्व बैंक कहता है, और यह उदाहरण सभी देशों के लिए उसी रूप, उसी मात्रा में, उसी अनुपात में लागू होता है। इसलिए विश्व बैंक ने इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया कि सभी देश नीतियों के निर्माण में, नीतियों के कार्यान्वयन में अपनी क्षमता में वृद्धि करें, अर्थात अच्छी नीतियां बनाएं, व्यावहारिक नीतियां बनाएं जो व्यवहार में लागू की जा सकें और उन नीतियों को व्यावहारिक धरातल पर अच्छे तरीके से लागू किया जाए। तो नीति निर्माण और नीति कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की क्षमता में वृद्धि। आगे चल करके 1997 में विश्व बैंक ने अपना एक और डॉक्यूमेंट पब्लिश किया और 1997 में विश्व बैंक ने अपने इस संकल्पना में और विस्तार करते हुए कहा, विश्व बैंक ने इस बात पर बल दिया कि यह आवश्यक नहीं कि सरकार सब कुछ करे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, यह आवश्यक नहीं कि सरकार सब कुछ करे, क्योंकि कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा है। तो कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा में सरकार की गतिविधियों में पार्टिसिपेशन निभाने वाले बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। तो ऐसी दशा में विश्व बैंक ने इसी परिप्रेक्ष्य में इस विचार का प्रतिपादन किया कि यह आवश्यक नहीं कि सरकार सब कुछ करे, लेकिन सरकार जो कुछ करे वह सबसे अच्छे तरीके से करे। तो सबसे अच्छे तरीके से करे, यही सरकार की गुणवत्ता में वृद्धि का प्रतीक है, यही सरकार की गुणवत्ता में वृद्धि का द्योतक है। तो सरकार की क्षमता में वृद्धि होगी, यह इस बात का प्रतीक होगा, यह इस बात का उदाहरण होगा कि सरकार सबसे अच्छे तरीके से उस कार्यों का संपादन कर रही है। तो ये अच्छे शासन की अवधारणा के तत्वों का विकास विश्व बैंक के द्वारा किया गया। तो विश्व बैंक ने अच्छे शासन के संदर्भ में, गुड गवर्नेंस के संदर्भ में, विश्व बैंक ने इन 3 तत्वों का वर्णन किया है। अब इन 3 तत्वों के अधीन कौन कौन से रिफॉर्म करने हैं, इस रिफॉर्म की लिस्ट विश्व बैंक ने नहीं बनाई। रिफॉर्म की लिस्ट देश स्वयं तैयार कर सकते हैं अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपने देश के संसाधनों के अनुसार। और इन्हीं तत्वों के आधार पर विभिन्न देशों में अच्छे शासन के लिए, सुधार के लिए लिस्ट निर्मित की गई है। कैसे निर्मित की गई है, अब भारत के उदाहरण से हम लोग इस बात को यहाँ पर समझते हैं। तो हम लोग भारत में अच्छा शासन समझते हैं। आपने कहा है कि गुड गवर्नेंस के बारे में जो विश्व बैंक ने कहा है वो लिखा दीजिए, ये मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। ये लिखा है मैंने, शासन के बारे में विश्व बैंक ने जो लिखा है मैंने ये लिख दिया है, सामाजिक आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग की क्षमता को शासन कहते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने पॉइंट पर, भारत में अच्छे शासन पर आते हैं।
गुड गवर्नेंस इन इंडिया, गुड गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस इन इंडिया। अब भारत में अच्छे शासन को हम लोग दो संदर्भों में यहां पर समझेंगे। एक है ऐतिहासिक संदर्भ, अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उस पर प्रश्न नहीं आता, हम एक पृष्ठभूमि बता रहे हैं आपको अच्छे शासन के संदर्भ में, जिससे आप आगे आंसर राइटिंग करने में अपने आप को कैपेबल बना पाए, समर्थ बना पाए। तो ऐतिहासिक संदर्भ है, इन सब का केवल आप उपयोग कर सकते हैं इस ज्ञान का आंसर राइटिंग के लिए, इस पर सीधे क्वेश्चन नहीं आते। और वर्तमान संदर्भ है, दो संदर्भों में हम लोग भारत में अच्छे शासन की यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा कर ले रहे हैं, ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा कर ले रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत अच्छे शासन का उदाहरण प्रस्तुत करता रहा है। हमने पहले ही बताया, राम राज्य की अवधारणा भारत में अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण मानी जाती है, आइडियल एग्जाम्पल मानी जाती है। और लेकिन यह कहा जाता है कि राम राज्य के प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, क्योंकि हर चीज का हम प्रमाण मांगने लगते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ हैं जो लोग कहते हैं प्रमाण दीजिए भगवान राम थे। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे यहाँ जो कुछ लोग कहते हैं प्रमाण दीजिए भगवान राम राजा के रूप में थे और उस शासन के लक्षण मौजूद हैं। तो प्रमाण तो नहीं है हमारे पास, साक्ष्य के रूप में प्रमाण नहीं दिए जा सकते। लेकिन ऐतिहासिक रूप में एक शासन व्यवस्था है जिसके साक्ष्य के रूप में प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, साक्ष्य के रूप में प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है। वह कौन सी शासन व्यवस्था है? वह है कौटिल्यकालीन शासन व्यवस्था। कौटिल्यकालीन शासन, कौटिल्यकालीन शासन ये साक्ष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। कौटिल्य के बारे में आप जानते हैं, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में उन्होंने तत्कालीन शासन व्यवस्था का चित्रण किया है। कौटिल्य को कौटिल्य को यह श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने न केवल एक आदर्श राज्य का, एक अच्छे शासन का चित्रण किया है, बल्कि उन्होंने आदर्श राज्य की उस कल्पना को व्यावहारिक धरातल पर फलीभूत करवाया है, लागू करवाया है। बहुत पुरानी बात नहीं है, आज से केवल 2500 साल पुरानी बात है, लगभग 2500 साल पुरानी बात है, क्योंकि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात है और 21वीं शताब्दी चल रही है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि लगभग 2500 साल पुरानी बात है। तो 2500 साल पुराना ग्रंथ अर्थशास्त्र हमारे समक्ष विद्यमान है, हमारे पास मौजूद है। और अर्थशास्त्र में जिस प्रकार के शासन व्यवस्था के लक्षण निर्मित किए गए थे वे आदर्श शासन का उदाहरण माने जाते हैं। कैसी व्यवस्था थी, संक्षेप में उस व्यवस्था को आपको समझाते हैं। कौटिल्य ने एक ऐसे राजा की कल्पना की थी और उन्होंने एक ऐसे राजा को स्थापित किया, राजा की ऐसी भूमिका निर्मित की जो प्रजा के हितों के प्रति समर्पित थी। कौटिल्य ने लिखा है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ। इसका मतलब है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है। तो प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा नाम तू प्रियम हितम, नात्म प्रिय हितम राज्ञ, प्रजा नाम तू प्रियम हितम। तो कौटिल्य ने लिखा है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में राजा का हित होता है, और राजा का हित स्वयं को प्रिय लगने वाले कार्यों में नहीं, बल्कि राजा का हित जनता को प्रिय लगने वाले कार्यों में होता है। संक्षेप में समझें, संक्षेप में समझें तो कौटिल्य कहते हैं प्रजा और राजा के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? प्रजा और राजा के बीच संबंध पुत्र और पिता जैसा होना चाहिए। राजा को
अपनी प्रजा का ध्यान उसी प्रकार रखना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का ध्यान उसी प्रकार रखना चाहिए जैसे पिता अपने पुत्र का ध्यान रखता है। और इस प्रकार राजा का संपूर्ण जीवन प्रजा के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। राजा का संपूर्ण जीवन प्रजा के हितों के प्रति समर्पित हो, इसके लिए कौटिल्य ने राजा की दिनचर्या को स्वयं 16 भागों में बांटा है और प्रत्येक भाग में राजा क्या करेगा यह उन्होंने कठोर अनुशासन में बांधते हुए लिखा है। इतना ही नहीं, कौटिल्य ने राजा के नैतिक होने पर बल दिया है और राजा के लिए आचरण संहिता और नैतिक संहिता निर्मित की है, और न केवल निर्मित की है बल्कि राजा से उसका कठोर पालन करवाया भी है। कौटिल्य ने प्रजा से आह्वान किया है, प्रजा से अपेक्षा की है कि यदि राजा प्रजा के हितों की उपेक्षा करता है या यदि राजा अनैतिक आचरण करता है तो ऐसे राजा को न केवल पद से हटा दिया जाए बल्कि ऐसे राजा को मृत्यु दंड दे दिया जाए। अर्थात अगर राजा प्रजा के हितों की उपेक्षा करता है, अगर राजा अनैतिक आचरण करता है तो वह मृत्यु दंड का पात्र है और उसे तत्काल विदाउट एनी डिले उसे तत्काल मृत्यु दंड दे देना चाहिए। जो राजा प्रजा के, और अपराध क्या है, राजा प्रजा के हितों की उपेक्षा कर रहा है। तो अनैतिक आचरण तो महाअपराध हो गया, अनैतिक आचरण तो महाअपराध हो गया। अगर वह प्रजा के हितों की उपेक्षा भी करता है तो वह अपराध है और उसके लिए राजा मृत्यु दंड का पात्र है। अगर यह व्यवस्था हमारे यहाँ लागू होती तो आज सब लटके हुए दिखते हमको, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रजा के हितों की उपेक्षा करना एक आम सी बात है, प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के द्वारा, सिविल सेवकों के द्वारा। तो कौटिल्य ने जिस व्यवस्था का प्रतिपादन किया, न केवल कौटिल्य ने इस व्यवस्था को लिखा बल्कि कौटिल्य ने इस व्यवस्था को लागू भी करवाया। इसे लागू करवाने के लिए कौटिल्य ने राजकुमार, किसी भी शासन व्यवस्था का सबसे बिगड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है वो राजकुमार होता है, राजकुमार के लिए कठोर आचरण संहिता, नैतिक संहिता विकसित की। राजकुमार के जीवन के लिए कठोर अनुशासन के नियम विकसित किए और उसे पालन करवाया। कौटिल्य ने मंत्री, अधिकारियों सभी के लिए नैतिकता के नियम विकसित किए और नैतिकता के नियमों को उन्होंने लागू करवाया। नैतिकता के आधार पर संपूर्ण शासन व्यवस्था कार्य कर सके, इसके लिए कौटिल्य ने भर्ती के नियमों पर बहुत अधिक बल दिया और कौटिल्य ने कहा कि भर्ती मनोवैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए, इस बात की जांच के आधार पर होनी चाहिए कि जो नैतिक हैं, जो ईमानदार हैं, जो सच्चरित्र हैं, वे सिविल सेवाओं में प्रवेश ले सकें। योग्य लोगों की जरूरत नहीं है, योग्यता तो हम विकसित कर लेंगे, सुबह 4 बजे उठाएंगे और रात में 10 बजे तक आपको दौड़ा रखेंगे, पढ़ा करके आपको योग्य बना लेंगे, ट्रेनिंग दे के योग्य बना लेंगे। सुबह 4 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक अगर आपको रिगरस ट्रेनिंग दे दी गई साल भर की, 6 महीने की, तो कौन सी ऐसी योग्यता है जो आप में डेवलप नहीं की जा सकती। लेकिन अगर अनैतिकता है आपके चिंतन में, अगर अनैतिकता है आपके आचरण में, वो ट्रेनिंग अकेडमी डेवलप नहीं कर सकती, वो सुधार नहीं कर सकती। तो कौटिल्य ने योग्यता पर नहीं, कौटिल्य ने भर्ती में नैतिकता पर बल दिया है, सच्चरित्र पर बल दिया है। और वे सिविल सेवाओं में जो भर्ती परीक्षा आयोजित करते थे, उस भर्ती परीक्षा में मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर बल देते थे, मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर बल दिया जाता था। जैसे काम भयोपधा, उपधा माने भय, उपधा माने होता है एग्जाम, उपधा माने होता है एग्जाम, संस्कृत में उपधा कहते हैं। भयोपधा, अर्थोपधा, कामोपधा, धर्मोपधा, ये सब प्री मेन इंटरव्यू टाइप के थे। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण के चरण थे। प्रत्येक सिविल सेवक को इन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के चरण से होकर गुजरना होता था और तब सिविल सेवाओं में उसे प्रवेश दिया जाता था। आज हमारे देश में जिसे हम वैज्ञानिक भर्ती कहते हैं, जिसमें सुधार करके संघ लोक सेवा आयोग अपनी पीठ स्वयं थपथपाते हुए नहीं थकता है, वह भर्ती प्रणाली मनोवैज्ञानिक परीक्षण को छू भी नहीं गई है, टच भी नहीं करती। हमारे सिविल सेवा परीक्षा में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का कोई चरण नहीं है। आप कहते हैं सर पेपर 4 तो है एथिक्स की जांच करने के लिए। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है जो ईमानदारी की परिभाषा गलत लिख कर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए ईमानदारी को परिभाषित कीजिए, सत्यनिष्ठा को परिभाषित कीजिए, कितना भी भ्रष्ट से भ्रष्ट
चिंतन वाला बच्चा होगा वो ईमानदारी की वही परिभाषा लिख कर आएगा जो ईमानदार बच्चा लिख कर आएगा। तो क्या इस आधार पर नैतिकता का परीक्षण हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा चरण आप कहते हैं कि सर इंटरव्यू तो है, इंटरव्यू कितने मिनट का होता है? हार्डली 35 मिनट, मैक्सिमम 35 मिनट, 25 टू 35 मिनट ये रेंज होती है इंटरव्यू की। और इस आधे घंटे यानी औसतन आधे घंटे में आप किसी के सामने बैठे हैं तो वह केवल और केवल आपके व्यक्तित्व के एक दो गुण को जान सकता है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है। बस वह आपके चिंतन के चरित्र को कैसे भांप सकता है कि आप में नैतिकता है या नहीं, आप में सत्यनिष्ठा है या नहीं, आप में संवेदनशीलता है या नहीं। कोई मापदंड नहीं है जो यह भांप सके 30 मिनट की बातचीत में। कोई ऐसा तरीका नहीं है। तो इंटरव्यू भी केवल 2-3 बातें जानने का तरीका है कि आप ठीक तरीके से बोलचाल लेते हैं या नहीं बोलचाल कर पाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है या नहीं है। पता चला भीड़ ने दंगा किया और आपको पता चला कि भीड़ ने दंगा किया, आप खुद ही डर के बैठ गए, पुलिस वालों से कहा बचाओ सबको, मुझे भी बचाओ उनको भी बचाओ, पहले मुझे बचाओ बाद में उनको बचाओ। तो केवल इस बात की जांच करने के लिए, इसके अलावा किसी बात की जांच नहीं हो सकती। इंटरव्यू से किसी बात की जानकारी नहीं ली जा सकती। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण का पूरी तरीके से अभाव है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के नाम पे हमने जिन स्टेजेस को इंट्रोड्यूस कर रखे हैं वे मिथ्या हैं, वे मिथ्या हैं, उनका कोई वास्तविक प्रयोग नहीं। तो फिलहाल वापस आते हैं कौटिल्य पर। यह बताना चाहते थे कि आज से 2500 साल पुरानी जो भर्ती प्रणाली थी वो हमसे ज्यादा वैज्ञानिक थी, हमसे ज्यादा एडवांस थी। और ये 2500 साल पुरानी प्रणाली, ये 2500 साल पुरानी प्रणाली ब्रिटेन ने अपना रखी है, क्योंकि ब्रिटेन ने भारत में बहुत दिनों तक शासन किया। अंग्रेजों ने भारत में बहुत दिनों तक शासन किया, तो उन्होंने देखा कि भारत में अच्छाइयाँ क्या थी, उन्होंने उन अच्छाइयों को अपना लिया। उन्होंने एजुकेशन का गुरुकुल सिस्टम अपना लिया, उन्होंने सिविल सेवा भर्ती की मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौटिल्य से अपना ली, और हमने सारी सड़ांध वाली व्यवस्था उनसे अपना ली, और आज हम पिछड़े बने हुए हैं। तो ऐसे दशा में ऐसा नहीं है कि ये परीक्षण कहीं है नहीं, ये परीक्षण है, ये सिस्टम है, अन्य देशों में है, उसे अप्लाई किया जाता है, हम नहीं करते। तो 2500 साल पहले जो व्यवस्था बनाई गई, जो निर्मित की गई, वह अच्छे शासन का एक आदर्श उदाहरण मानी जाती है, लेकिन केवल और केवल कौटिल्य के काल तक, कौटिल्य के जीवित रहने तक। क्यों? क्योंकि कौटिल्य स्वयं बड़े नैतिक थे। कौटिल्य के बारे में कहा जाता है, मैं ये एग्जाम्पल सारे बच्चों को देता हूं कौटिल्य के विषय में, कि कौटिल्य के विषय में यह कहा जाता है कि कौटिल्य में स्वयं नैतिकता की पराकाष्ठा थी। और जब एक बार की बात है कि राज्य में अकाल पड़ा, और उस अकाल के दौरान चूंकि ठंड का समय प्रारंभ होने वाला था, इसलिए ठंड के समय को ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने प्रजा से आह्वान किया कि गरीब जनता के लिए कंबल आदि दान किए जाएं, जिससे लोगों के बीच वितरित किया जा सके, बांटा जा सके, क्योंकि अकाल के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। कौटिल्य का आह्वान था, कौटिल्य का कहना था, और कौटिल्य के कुटिया के सामने कंबल का ढेर लग गया। प्रजा ने दिल खोल करके दान किया। और जब कौटिल्य की कुटिया के सामने कंबल का भंडार लग गया, तो शाम को जो नगर का अधिकारी था वो कौटिल्य से मिलने आया। तो जब वो कौटिल्य की कुटिया में पहुंचा तो देखा उसने कि कौटिल्य एक फटा पुराना सा कंबल ओढ़े हुए कुटिया में बैठे हैं और कुछ काम कर रहे हैं। तो उसने कौटिल्य से निवेदन किया, विनम्रता पूर्वक उसने निवेदन किया कि यदि आपकी अनुमति हो तो बाहर इतने नए नए कंबल रखे हुए हैं, उनमें से एक कंबल आपको दे दें, क्योंकि आपका कंबल फट चुका है, पुराना भी है काफी और फट भी चुका है, इसलिए आपको एक कंबल दे दिया जाए। कौटिल्य ने मना कर दिया। कौटिल्य ने कहा नहीं, ये कंबल जनता ने प्रजा के निमित्त सौंपे हैं, इसलिए इन कंबल पर पहला और अंतिम अधिकार केवल और केवल प्रजा का है। किसी भी व्यक्ति ने कंबल मेरे निमित्त दान नहीं किया है, मेरे निमित्त नहीं सौंपा है, इसलिए मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं बनता, इसलिए मैं इनमें से नहीं ले सकता। हाँ, अगर कोई व्यक्ति कौटिल्य को दान करता, ये कंबल कौटिल्य के लिए है, तो मैं उसे मना भी नहीं करता, मैं उसे ग्रहण कर लेता। लेकिन ये कंबल कौटिल्य के निमित्त नहीं आए हैं,
इसलिए इनमें से किसी भी कंबल पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। और कौटिल्य ने कंबल लेने से मना कर दिया। ये नैतिकता की पराकाष्ठा थी, ये नैतिकता की पराकाष्ठा थी कौटिल्य के समय में। और यही कारण है कि कौटिल्य ने जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की वो नैतिक मानदंडों पर आधारित शासन व्यवस्था थी और एक अच्छे शासन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। हालांकि मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मात्र और मात्र कौटिल्य के काल तक जिंदा रही, कौटिल्य के समय से शुरू हुई, कौटिल्य के काल तक जिंदा रही। कौटिल्य के बाद इस व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट आती चली गई, दिनों दिन गिरावट आती चली गई। और फिर किस तरीके से शासन व्यवस्था में बुराइयां उत्पन्न हुई यह किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। तो ये कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हैं जिन्होंने अच्छे शासन का चित्रण भारत में किया है और अनुभव किया है। लेकिन अब हम लोग अच्छे शासन के वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर आते हैं। ये एक पृष्ठभूमि थी अच्छे शासन की, ये गुड गवर्नेंस की पृष्ठभूमि थी जिसका उपयोग हम आंसर राइटिंग के लिए कर सकते हैं या हम अपने अध्ययन को समझने के लिए कर सकते हैं। अब हम उस पार्ट पर आते हैं जहां से धीरे धीरे प्रश्न बनने की संभावनाएं जन्म लेती हैं। उस पार्ट पर आते हैं अध्ययन करने के लिए। तो एक बार जरा क्वेश्चन भी आपका देख लूं कि शत्रुघ्न कहते हैं कि सर आपका स्वास्थ्य सही है। हाँ हाँ, नाउ आई एम वेल, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। फिर हर्षित का कहना है यूपीएससी को इस बेसिस पर एग्जामिन करने के लिए क्या करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अभी नहीं बताऊंगा, जब सिविल सेवाओं की चर्चा करूंगा तो कुछ चर्चा कर दूंगा वहां पर, तो वहां पर इस बात की कुछ चर्चा अवश्य कर दूंगा, क्योंकि फिर चर्चा थोड़ी सी विपथगामी हो जाएगी। तो हम पथभ्रमित होने से बचेंगे और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि हमारा डिस्कशन आगे भी बढ़ता रहे और ये चर्चा होती रहे। तो यूपीएससी को क्या करना चाहिए, इसके मापदंड स्वयं अवेलेबल हैं। हमने बताया ब्रिटेन ने अडॉप्ट कर रखा है, ब्रिटेन में उसे कंट्री हाउस मेथड कहते हैं। तो वहाँ मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ एसएसबी होती है सेना में ज्वाइन करने से पहले, सीडीएस में, एनडीए में, आप उस तरीके का पैटर्न अपना सकते हैं और चरित्र का परीक्षण कर सकते हैं, संवेदनशीलता का परीक्षण कर सकते हैं। बहुत आवश्यक है। आज योग्य सिविल सेवकों से ज्यादा आवश्यक नैतिक सिविल सेवकों की है, क्योंकि योग्यता तो हम ट्रेनिंग एकेडमी में डेवलप कर लेंगे, किसी भी विदेश से हम ट्रेनर को बुला लाएंगे, विदेश से प्रशिक्षण को बुला लाएंगे, चलो 6 महीने हमारे यहाँ सिविल सेवकों को ट्रेनिंग दे दो, तो योग्यता तो हम डेवलप कर लेंगे, लेकिन नैतिकता कहाँ से डेवलप करेंगे? वो तो आपने बचपन से सीखी है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट सिस्टम का, जो पूरी तरीके से उपेक्षित भी है, इंपॉर्टेंट भी है और उपेक्षित भी है, तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। ये हम लोगों ने एक ऐतिहासिक संदर्भ समझा। अब आते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य, वर्तमान संदर्भ की चर्चा करते हैं हम लोग। गुड गवर्नेंस का, अच्छे शासन का वर्तमान संदर्भ। भारत में अच्छे शासन के लिए, भारत में अच्छे शासन के लिए पहल विश्व बैंक के द्वारा अच्छे शासन की संकल्पना प्रतिपादित करने की बात की गई, और यह पहल 1996 और 1997 के मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन से प्रारंभ होती है। तो 1992 के बाद की चर्चा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। वर्तमान संदर्भ का आशय, वर्तमान संदर्भ का आशय 1992 के बाद कर रहे हैं। क्यों 1992 के ईयर को हमने यहां पर कंसीडर किया है? इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, अच्छे शासन की अवधारणा 1992 में आई है, इसलिए हमने यहां पर 1992 के ईयर को कंसीडर किया है। तो क्या कदम उठाए गए 1992 के बाद? जब विश्व बैंक ने अच्छे शासन की अवधारणा दी तो यह स्वाभाविक था कि अच्छे शासन को लागू करने के लिए हमें भी कदम उठाना चाहिए, इसलिए हमने भी कदम उठाया। क्यों कदम उठाया? क्योंकि कदम इसलिए उठाया क्योंकि उधार चाहिए था और ये उधार की एक शर्त के रूप में स्थापित किया गया था, इसलिए सभी देशों को लागू करना था। इसलिए थोड़ा देर से जागे, लेकिन जागे। और जब हम जागे तो हमने 1996 और 1997 में मुख्य सचिवों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया।
हर साल होता है, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये सम्मेलन विशेष था, ये सम्मेलन खास था। एलपीजी से इसका लेना देना नहीं है। मैं ये यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हम गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, और गुड गवर्नेंस का एलपीजी से कोई विशेष लेना देना नहीं है, क्योंकि गुड गवर्नेंस पर जो प्रभाव है वो उधारी का है, केवल केवल और केवल ऋण देने के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में सारा विश्व बैंक ने जो कुछ है अध्ययन और सारी बातें की हैं। तो एलपीजी का उतना इम्पैक्ट इस व्यवस्था पर नहीं है। बाद की रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक की बाद की रिपोर्ट्स आई इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद, वो एलपीजी से अफेक्टेड थी। ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसका एलपीजी से इसको ना जोड़े तो वो बेहतर होगा। एलपीजी से जोड़ना वो मिसकॉन्सेप्शन हो जाएगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से। तो 1992 में जब, ठीक है शत्रुघ्न, तो जब 1992 में गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया गया विश्व बैंक के द्वारा, तो उसके बाद हमने मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों का 1996 और 1997 में एक सम्मेलन आयोजित किया। ये सम्मेलन लगभग हर साल भारत में आयोजित होता है, क्योंकि इस सम्मेलन के माध्यम से हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना करते हैं। आप जानते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विषय में, सहकारी संघवाद के विषय में जानते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघीय व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है, और निसंदेह भारत में सहकारी संघवाद है, जिसका आशय होता है कि संघ की सरकार और राज्य की सरकारें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करती हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए काम करती हैं। इसे हम सहकारी संघवाद की संज्ञा देते हैं। इस सहकारी संघवाद को जीवंत बनाए रखने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न प्रमुखों के सम्मेलन आयोजित होते हैं, और उन सम्मेलनों की अध्यक्षता संघ के समकक्ष पदाधिकारी के माध्यम से की जाती है। जैसे जब मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित होता है तो इसकी अध्यक्षता संघ सरकार का कैबिनेट सचिव करता है। जब राज्य के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित होता है तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। इसी प्रकार अन्य सम्मेलन आयोजित होते हैं। लेकिन यह सम्मेलन जो 1996 और 1997 में आयोजित किया गया, यह विशेष था क्योंकि यह गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रव्यापी सुधार के लिए, अर्थात पूरे देश में सुधार के लिए एक कार्य योजना निर्मित करने के लिए आयोजित किया गया था। इसका मुख्य मुद्दा था कि राष्ट्रव्यापी सुधारों की कार्य योजना निर्मित की जाए। कैसे सुधार किए जाएं? सुधार इस प्रकार किए जाएं जिससे एक प्रत्युत्तरदायी प्रशासन की स्थापना की जा सके। प्रत्युत्तरदायी प्रशासन, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन, तुरंत रिस्पॉन्स करने वाला, आवश्यकताओं के अनुसार, समस्याओं के अनुसार, नीड के अनुसार रिस्पॉन्स करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, राष्ट्रव्यापी संवेदनशील प्रशासन के लिए, प्रत्युत्तरदायी प्रशासन के लिए राष्ट्रव्यापी सुधारों की एक कार्य योजना, एक्शन प्लान निर्मित किया जाए, और उस एक्शन प्लान पर संघ की सरकार और सभी राज्य की सरकारें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करें, जिससे कि राष्ट्रव्यापी सुधार लागू किए जा सकें। तो राष्ट्रव्यापी सुधार इस प्रकार लागू किए जा सकें, यह सुधारों की कार्य योजना यहां पर तैयार की गई। किन बातों पर बल दिया गया? छोटी छोटी बहुत सारी बातों पर बल दिया गया। जैसे आरटीआई लागू करने पर बल दिया गया कि सूचना का अधिकार लागू किया जाएगा। सिटीजन चार्टर, अभी इन पर पेन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं रेफरेंस के लिए। सिटीजन चार्टर लागू करने पर बल दिया गया, जन शिकायत निवारण तंत्र लागू करने पर बल दिया गया, इत्यादि। तो ऐसे सुधारों पर बल दिया गया जिससे कि कार्यालयी प्रक्रिया बदले, कार्यालयी प्रक्रिया में सुधार लाया जाए। दूसरी बात, दूसरा वाला पॉइंट, कौन वो दूसरा वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट, ये वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो, यानी पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके। इस बात को फोकस किया गया, इस दूसरे पॉइंट को फोकस किया गया, और इस दूसरे पॉइंट को फोकस करते हुए राष्ट्रव्यापी सुधारों की कार्य योजना निर्मित की गई। और
सब संघ सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर के सुधार करने की पहल शुरू की और इस आधार पर फिर भारत में सुधार हुए, अच्छे शासन के लिए कदम उठाए गए। क्या कदम उठाए गए, हम लोग उन कदमों की अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और क्या कमियां रह गई, क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं, हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो भारत में अच्छे शासन के लिए उठाए गए कदम, किए गए प्रयत्न, क्या प्रयत्न किए गए अच्छे शासन के लिए, हम लोग उनकी चर्चा करते हैं। तो प्रयत्नों की शुरुआत कहां से हुई, हमने आपको बताया कि प्रयत्नों की शुरुआत मुख्य सचिवों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन से हुई, एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुई। और इस रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो शुरुआत की गई, उन शुरुआत में किन किन बातों पर बल दिया गया। पहली बात, अब एक एक बात की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहली बात, पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया गया कि पारदर्शिता लाई जाए और जवाबदेही विकसित की जाए। कैसे लाई जाए पारदर्शिता और जवाबदेही, कैसे लाई जाए पारदर्शिता और जवाबदेही, इसके लिए सूचना का अधिकार, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र, नागरिकों को विभागों के द्वारा अधिकार घोषित किए जाएं, अधिकार दिए जाएं, विसिल ब्लोअर को संरक्षण इत्यादि संकल्पनाओं को लागू किया गया, इत्यादि संकल्पनाओं को लागू किया गया। तो आरटीआई की घोषणा की गई, सूचना का अधिकार लागू किया गया, सिटीजन चार्टर घोषित किए गए, विसिल ब्लोअर के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया गया, 2014 विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। 2014 में एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, ये सारे काम किए गए जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके, उसकी वृद्धि की जा सके। तीसरी बात, भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया था 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा दिया गया। 2003 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया, इसके लिए अलग कानून बना दिया गया और इसे कानूनी संस्था बना दी गई, तो इसे कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस संस्था को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। चौथी बात, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। 2013 पारित किया गया है, आप जानते हैं इसे, ये 2003 का दर्जा है, सन इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूं। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया 2003 में, पूरे देश में भ्रष्टाचार को व्यापक रूप से नियंत्रित करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। मानवाधिकारों के संरक्षण पर बल दिया जा रहा है। मानवाधिकार का संरक्षण, कैसे मानवाधिकारों का संरक्षण हो रहा है, इसके लिए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 बनाया गया है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया है। इसके माध्यम से एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जानते हैं आप, पढ़ा होगा आपने, और एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, और ये सभी मानवाधिकारों के संरक्षण पर पर्याप्त बल दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। कैसे डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा रहा है, समावेशी, इंक्लूसिव, सबका साथ सबका विकास, कोई छूटने ना पाए विकास से, तो समावेशी विकास पर बल है। संवहनीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है।
संवहनीय विकास पर बल दिया जा रहा है। तो विकास के जितने भी व्यापक आधुनिक परिप्रेक्ष्य हैं, विकास के उन सभी व्यापक आधुनिक परिप्रेक्ष्य को समेकित किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है। शासन में नैतिकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नैतिकता पर बल दिया जा रहा है, बलि दे रहे हैं, उसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन बल दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो शासन में नैतिकता पर बल दे रहे हैं। आप जानते हैं सेकंड ARC ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने 4th रिपोर्ट पब्लिश की है जो शासन में नैतिकता पर बल देती है। बस बल ही देती है, उसके आगे बढ़ नहीं पाए, तो चर्चा करेंगे हम लोग। तो फिलहाल बल दिया जा रहा है, शासन में नैतिकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगली बात, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इस सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग ने ई शासन को जन्म दिया है, डिजिटल गवर्नेंस भी कहते हैं, और ई शासन के विविध रूपों को जन्म दिया है। निसंदेह इसने शासन की संकल्पना को अत्यंत गतिशील बना दिया है, अत्यंत डायनेमिक बना दिया है, और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार में कमी करने का इसने बेहतर अवसर निर्मित किया है, सृजित किया है। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक पंचायत, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग। तेजी से इस दिशा में हम लोग विकास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस की आगे विस्तार से होगी, अभी केवल यहां पर मेंशन कर ले रहे हैं हम लोग। सुधार के लिए आयोग का गठन किया जा रहा है, और उन आयोगों के माध्यम से सिफारिशें आती हैं और तमाम सुधार करते रहते हैं। अनेक आयोग हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया है, 2 प्रशासनिक सुधार आयोग अब तक गठित किए जा चुके हैं। संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया। ये सब एडहॉक हैं, गठित हुए, कार्यकाल खत्म हो गया। विधि आयोग का गठन किया जाता है, इत्यादि। जंगल है आयोगों का हमारे देश में, जंगल है आयोगों का, जो सुधारों के विषय में सिफारिश करते हैं और इनके माध्यम से सुधारों के लिए पहल की जाती है, पहल की जाती है, और इसके माध्यम से हम लोगों ने सुधारों के लिए पहल की है, विगत वर्षों में पहल की गई है। कारपोरेट गवर्नेंस पर बल दिया जा रहा है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की संकल्पना इंट्रोड्यूस की गई है, नया कारपोरेट कानून बनाया गया है, नया कंपनी एक्ट बनाया गया है, उसके माध्यम से कारपोरेट शासन को इंट्रोड्यूस किया गया है। और कारपोरेट शासन को लागू करने के लिए अन्य बातों पर भी बल दिया जा रहा है। कारपोरेट शासन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ी है, कम सरकार अधिक शासन की अवधारणा ने जन्म लिया है, और निजी क्षेत्रों की बढ़ती हुई भागीदारी के कारण निजी क्षेत्रों की गतिविधियों में भी सुधार लाया जाए, निजी क्षेत्रों की गतिविधियों को लोगों के हित, लोगों के कल्याण के लिए उन्मुख किया जाए, इसके लिए कारपोरेट शासन की अवधारणा पर बल दिया जा रहा है। सिविल समाज को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। गैर सरकारी संगठन, NGO, स्वयं सहायता समूह आदि जैसे सिविल समाज के संगठनों को तेजी से प्रोत्साहन दे रहे हैं और इनके माध्यम से विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम स्वयं सहायता समूहों को विकास का इंजन कहने लगे, क्यों? वो चर्चा आगे की जाती है। गैर सरकारी संगठनों को नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में साझीदार बनाया जा रहा है। तो सिविल समाज की भूमिका को तेजी से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जन भागीदारी, जन सहभागिता पर बल दिया जा रहा है। अब नीतियां बनती हैं तो नीतियां बनने से पहले आपके लिए ओपन की जाती हैं, आपकी राय ली जाती है। शिक्षा नीति बनने से पहले शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को आपके लिए ओपन किया गया और आपसे सुझाव मांगे गए। प्रधानमंत्री जी जब मन की बात करते हैं तो मन की बात करने से पहले आपकी राय लेते हैं, आपका सुझाव लेते हैं, फिर अपने मन की बात करते हैं। तो अब नीति निर्माण के स्तर पर, अब निर्णय निर्माण के स्तर पर
जन भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जन भागीदारी के प्रोत्साहन के माध्यम से अच्छे शासन की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास, बहुत अच्छा हुआ कि केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका नाम मानव संसाधन विकास क्यों है। फिलहाल अकल आई, बहुत देर से आई, और उसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। फिलहाल मानव संसाधन विकास पर बल दिया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल दिया जा रहा है कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं उनका स्किलफुल डेवलपमेंट हो, कौशल विकास हो, और आप जानते हैं स्किल प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो मानव संसाधन का, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बुराई है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन अच्छाई भी है कि हमारे पास बहुत सारे मानव संसाधन है, बहुत सारे मानव संसाधन है। लेकिन ये अच्छाई तब होगी जब इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। प्रॉपर यूटिलाइजेशन तब होगा जब इनकी क्षमता में संवर्धन होगा। इनकी क्षमता में संवर्धन तब होगा जब इनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए समुचित प्रबंध होंगे। तो मानव संसाधन का प्रबंध करना, मानव संसाधन का विकास करना इतना आसान कार्य नहीं है, जटिल कार्य है, इसलिए इस पर बल देना चाहिए। ये अच्छी बात है कि सरकारों ने विगत वर्षों में इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है, इत्यादि। ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सारी बातें हैं। जो मेजर पार्ट था हमारा, जो बड़ा हिस्सा था हमारा, हमने उस बात पर यहाँ पर फोकस कर लिया है, उस बात की चर्चा हमने कर ली है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत में अच्छे शासन की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं और आगे धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार निरंतर सुधार करती जा रही है, सुधारों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन जो कदम उठाए गए हैं उन कदमों का प्रभाव क्या है भारत में, अच्छे शासन का प्रभाव क्या है इन कदमों का? इन कदमों का प्रभाव यह है कि सुधार हुए हैं, सुधार के लक्षण उत्पन्न हुए हैं, पहले की तुलना में सुधार आया है, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं है। हमने जिन सुधारों की अपेक्षा की थी, हमने जिसकी अपेक्षा की थी कि इन सारी बातों को प्रभावी तरीके से लागू करने के बाद शासन व्यवस्था में बेहतर रिफॉर्म हो पाएंगे, बेहतर सुधार हो पाएंगे, वे बेहतर सुधार आज भी नहीं किए जा सके, वे प्रभावी सुधार आज भी नहीं किए जा सके। इसका अर्थ ये हुआ कि अच्छे शासन की स्थापना में कुछ कमियां रह गई। कौन सी कमियां रह गई, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो भारत में अच्छे शासन में बाधाएं, चुनौतियां, समस्याएं, दोष, कमियां, आलोचना, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो पहली बात, बाधाओं की पहली बात, ब्रिटिशकालीन कानूनों की उपस्थिति। ब्रिटिशकालीन कानून, आज भी हमारे देश में 1200 से अधिक ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कानून हैं, और उन्हीं कानूनों के आधार पर हमारे देश की शासन और प्रशासन व्यवस्था निर्भर करती है, बनती है, काम करती है। जैसे पुलिस एक्ट 1861, पुलिस का कानून 1861 का कानून है, बहुत ही पुराना कानून है, घटिया कानून है। अनेक बार इस कानून को बदलने की कोशिश की गई। धर्मवीर आयोग बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय पुलिस आयोग कहते हैं, उसने सिफारिश की, उसने एक ड्राफ्ट पेश किया कानून बनाने का, सरकार ने नहीं माना। आगे चलकर सोली सोराब जी अटॉर्नी जनरल रहे हैं भारत सरकार के, सोली सोराब जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, उन्होंने पुलिस कानून का एक ड्राफ्ट तैयार किया और सरकार को पेश किया, नहीं माना सरकार ने। तो जो पुलिस एक्ट है 1861 का, मैकाले जब भारत आया था तब उसने पुलिस कानून बनवाया था, और उसने पुलिस कानून इसलिए बनवाया था जिसने कि भारत में जो पुलिस है वो भारतीय जनता पर दमन कर सके, उसके अधिकारों को नियंत्रित कर सके, जिससे कि 1857 जैसी क्रांतियां दोबारा जन्म न ले सके। इस नकारात्मक उद्देश्य के लिए, इस नकारात्मक उद्देश्य के लिए बनाया गया कानून आज भी जिंदा है। यह दुर्भाग्य का विषय है,
और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार के सुधार राजनेताओं के एजेंडे से बहुत दूर होते हैं, शामिल ही नहीं होते। तो ब्रिटिश कालीन कानूनों की उपस्थिति है। ये कानून हमारे आज के उद्देश्य से मैच नहीं करते, ये हमारे आज के उद्देश्य से मेल नहीं खाते, क्योंकि हमारा उद्देश्य कल्याणकारी सरकार है, हमारा उद्देश्य वेलफेयर गवर्नमेंट है, और ये वेलफेयर गवर्नमेंट वाले कानून नहीं है, ये तो पुलिस राज्य वाले कानून है। तो इनको बदलना चाहिए। इन्हीं से सुझाव भी निकल रहे हैं, यहीं पर सुझाव भी चर्चा करते चल रहे हैं। आप चाहें तो अलग से पॉइंट आउट कर लीजिएगा, लेकिन हम यही सुझाव भी लिखते चल रहे हैं। सुझाव में कुछ अलग पॉइंट, जो एक दो अलग पॉइंट होंगे उनकी चर्चा कर लेंगे, अदरवाइज यहीं पर सुझाव की भी चर्चा करते चल रहे हैं। दूसरी बात, शासन में अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण। शासन और प्रशासन में अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण पाया जाता है भारत में आज भी। मोटे तौर पर कहें क्या है अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण, उसको आपको समझाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जो शासन और प्रशासन की संरचना हमारे देश में निर्मित की गई है, उसमें जो लोग उच्च पदों पर बैठे हैं वो अपने आप को औरों से अलग समझते हैं। उन्हें लगता है वो स्वर्ग से सीधे उतरे हैं, शक्ति संपन्न बना करके भगवान ने उन्हें अलग से भेजा है, जो आम जनता से अलग है। तो अपने आप को बड़ा मानने का दृष्टिकोण है, अपने आप को नए अहंकार के दृष्टिकोण से देखने का दृष्टिकोण है, वो अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण है। इसको और गहराई से आप समझिए तो ये शासक वर्ग है, ये नौकरशाही है, और ये बेचारी जनता है। जनता है, नौकरशाही है और शासक है। तीन वर्ग हैं, ये हायरार्की, तीन वर्ग हैं। शासक वर्ग सबसे ऊपर है, नीतियों का निर्माण करने वाला है, नीतियों का निर्धारक है। उसके नीचे नौकरशाही है, जिसकी सलाह पर वो नीतियों को लागू करता है और नीतियों का निर्णय लेता है, और इसी के द्वारा नीतियों को लागू किया जाता है। और सबसे नीचे बेचारी जनता है, जिसके लिए सारा काम होना है। तो अब जो शासक वर्ग है, यह शासक वर्ग और नौकरशाही का जो उच्च तबका है, नौकरशाही को दो भागों में हम बांट ले रहे हैं। यहां पर नौकरशाही को दो भागों में बांट ले रहे हैं। एक नौकरशाही का उच्च वर्ग, नौकरशाही का उच्च वर्ग जो शासक वर्ग से निकटता रखता है, और नौकरशाही का निचला वर्ग जो जनता से निकटता रखता है, तो शासक वर्ग यानी मंत्री आदि, और नौकरशाही का उच्च वर्ग यानी सचिव आदि, ये सब मिल करके अभिजात्य वर्ग की रचना करते हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। अभिजात्य वर्ग की रचना करते हैं। अभिजात्य वर्ग की रचना करते हैं, इसका आशय यह है कि यह वर्ग जो शेष समुदाय है, जो ये शेष समुदाय है, इस शेष समुदाय से ये स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, बड़ा समझता है। इस वर्ग को ऐसा लगता है कि ईश्वर ने कुछ अलग सत्ता देकर के इन्हें भेजी है, ईश्वर ने इन्हें अलग बनाया है, इन्हें लोगों पर शासन करने के लिए बनाया है, और बाकी जितने लोग हैं उन पर शासन करने के लिए बनाया है। तो बाकी जो लोग हैं वो इनके हितों को पूरा करने वाले लोग हैं। ऐसी मानसिकता यदि ये वर्ग रखते हैं तो वो अभिजात्य वर्ग कहलाते हैं, और निसंदेह ऐसी मानसिकता ये रखते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि जब यह वर्ग अपने हितों को प्राथमिकता देता है, स्वयं के हितों को प्राथमिकता देता है, और जनता के हितों को द्वितीयक महत्व का समझता है, तब ऐसी प्राथमिकता वाले दृष्टिकोण को अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण कहते हैं। अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण कहते हैं।
बड़े पैमाने पर मौजूद है भारत में, बड़े पैमाने पर मौजूद है। इसलिए इस अभिजात्य वर्गीय दृष्टिकोण ने अच्छे शासन की स्थापना करने में बाधाएं, समस्याएं उत्पन्न की हैं। तीसरी बात चर्चा करते हैं हम लोग, भ्रष्टाचार। कहने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं, तो चरम पर रहा है भ्रष्टाचार। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अब स्थिति बदली है, अब 1 रुपए भेजते हैं तो 50 पैसा पहुंच जाता है। कभी कभी बहुत ईमानदारी से काम हो गया तो 60 पैसा पहुंच जाता है। हद हो गई ईमानदारी की, पराकाष्ठा हो गई तो 70 पैसा पहुंच जाता है। ऐसी पराकाष्ठा जल्दी आती नहीं। तो भ्रष्टाचार चरम पर है, और यह भ्रष्टाचार का सूचकांक कहता है, जो इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति बहुत बहुत पुअर है, बहुत खराब है। इसका मतलब है कि भारत में आज भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? अभी बताया था मैंने कि केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया, 1964 से काम कर रहा है। ये तो 1964 से काम कर रहा है, पहली बार 1964 में बनाया गया। 2013 में ये कानून बनाया गया, साल भर हो गए लोकपाल के सृजित हुए। कर क्या रहे हैं ये लोग? ये लोग हाथी दांत की तरीके से बैठे हैं इस देश में, हाथी दांत की मान्यताओं की तरीके से सृजित किए गए हैं, गठित हैं, लेकिन इनका सिस्टम पर प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, बीच बीच में जगते हैं, कुछ अच्छा कर देते हैं, जिससे इनका गुणगान गाया जाता रहे, जिससे इनका अस्तित्व पता चलता रहे, जिससे इनके अस्तित्व पर प्रश्न ना उत्पन्न हो सके। इसलिए अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो कुछ करना चाहिए वो नहीं करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए जो राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, तो सुरसा के मुख की भांति ये निरंतर बढ़ रहा है। वोहरा रिपोर्ट, मैंने अपने चैनल पर वोहरा रिपोर्ट अपलोड की है, जरूर जाकर के सुन लीजिएगा। एन वोहरा रिपोर्ट है, और ये कहती है कि राजनेता यानी मंत्री, अधिकारी अर्थात सिविल सेवक, और माफिया, जिसमें इंटरनेशनल माफिया भी शामिल है, अंतर्राष्ट्रीय माफिया भी शामिल है, इनके बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ है। और एन वोहरा ने यह भी कहा है कि इस गठजोड़ में मीडिया भी शामिल है, इस गठजोड़ में न्यायपालिका भी शामिल है, सब शामिल हैं, कोई इससे अछूता नहीं है। इस भ्रष्ट गठजोड़ से गठजोड़ बनाया है इन त्रिदेव ने मिलकर के, राजनेताओं ने, अधिकारियों ने और माफियाओं ने। इन 3 लोगों ने मिलकर के भ्रष्ट गठजोड़ बनाया है, और इस भ्रष्ट गठजोड़ में सहयोग मीडिया देता है, इस भ्रष्ट गठजोड़ में सहयोग न्यायपालिका देती है। सब शामिल हैं, सब शामिल हैं। 2.5 दशक हो गए इस रिपोर्ट को प्रकट हुए। इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अलबत्ता यह कर दिया गया कि रिपोर्ट का अधिकांश पन्ना गायब कर दिया गया। 100 पन्ने की रिपोर्ट थी, 100 पेजेस की रिपोर्ट थी। एन वोहरा गृह सचिव थे जिस समय इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, और रॉ के सेक्रेटरी, आईबी के डायरेक्टर, सीबीआई के डायरेक्टर जैसे लोग इसके मेंबर थे। यानी एक बहुत कॉन्फिडेंशियल और उच्च अधिकार प्राप्त समिति थी। और एन वोहरा ने यह बताया कि इस देश में नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों और माफियाओं के बीच एक भ्रष्ट गठजोड़ बना हुआ है। 2.5 दशक पुरानी रिपोर्ट है, 100 पेजेस की रिपोर्ट थी, 88 पेजेस गायब कर दिए गए, केवल 12 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिक की गई, 12 पेजेस की रिपोर्ट पब्लिक की गई, 88 पेजेस की रिपोर्ट खा गई सरकार, गायब कर दिया उसने रिपोर्ट, और कहती है हमारे पास कोई दस्तावेज इसके उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे दशा में जब 2.5 दशक पुरानी यह रिपोर्ट आई है, और इस 2.5 दशक पुरानी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया गया, तो कैसे हम अच्छे शासन की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं लाया जा सकता अच्छा शासन। अपराधीकरण,
संस्थाओं का अपराधीकरण बढ़ रहा है। जितनी भी निर्वाचित संस्थाएं हैं, संसद है, राज्य विधानमंडल है, उनका अपराधीकरण बढ़ रहा है। लोकसभा में 43% अपराधी चुनकर पहुंचे हैं। लोग कहते हैं मत कहिए अपराधी, न्यायालय ने दोष सिद्ध नहीं किया है। क्रिमिनल बैकग्राउंड कहिए, तो चलिए हम भी कह देते हैं आपके कहने से कि 43% लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। राज्यसभा में विशेषज्ञों का सदन है, विशेषज्ञों का सदन बनाया गया है। 24% क्रिमिनल्स हैं राज्यसभा में, 24% क्रिमिनल्स हैं राज्यसभा में। स्पेशलिस्ट हैं, बम, गोला बारूद, विस्फोट, हत्या, इन सब के स्पेशलिस्ट हैं, इन सब के विशेषज्ञ हैं, जो 24% लोग राज्यसभा में चुनकर पहुंच गए। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि हम एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करने की बात करते हैं और एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना करने के बजाय हम अपराधियों को चुनकर भेज रहे हैं। और कौन चुनकर भेज रहा है? हम आप चुनकर भेज रहे हैं। इन लोकसभा में 43% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को किसने चुना? हमने और आपने मिलकर चुना। मान लिया पहले इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होते थे, किसी की एक की जगह दूसरा वोट डाल देता था, लेकिन अब तो इलेक्शन फ्री और फेयर होने लगे और इस फ्री और फेयर इलेक्शन में 43% क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग चुन करके अगर लोकसभा में पहुंच रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में जेल में बंद व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जेल में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, जेल में बंद व्यक्ति चुनाव लड़ता है, चुनाव जीत जाता है। क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? सोचना पड़ेगा इस देश के लोगों को। दुर्भाग्य की बात है कि कोई चिंतन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। इस देश के इस सकारात्मक चिंतन को पछुआई मार चुकी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस तरीके से सुधार नहीं किए जा सकते। भ्रष्टाचार का चरम क्या है? संसद की भूमिका में पतन, राजनीति में पतन की पराकाष्ठा कितनी है, इस बात का अंदाजा आप अन्य तथ्यों से लगा सकते हैं, अन्य तथ्यों से लगा सकते हैं। आपकी जो एनुअल इनकम ग्रोथ है, अगर आप कहीं पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं या अगर आप कहीं कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो आपकी जो एनुअल इनकम ग्रोथ होती है वो लगभग 10% के आसपास होती है, लगभग 10% के आसपास होती है। देश की जीडीपी भी ऐसी बढ़ती है, इसी के आसपास। लेकिन इन नेताओं की जो एनुअल इनकम ग्रोथ है, नेताओं की जो एनुअल इनकम ग्रोथ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार नेताओं की जो एनुअल इनकम ग्रोथ है वो 500% से ज्यादा है, 500% से ज्यादा है। कुछ नेता तो ऐसे हैं जिनके सालाना संपत्ति में 750% से अधिक की वृद्धि हुई है। कहां से ले आते हैं? इंद्र से सीधे मांग लेते हैं, हमें लगता है, वरना सामान्य दशा में तो यह संभव नहीं है। 500% इंक्रीमेंट का मतलब है कि किसी कंपनी में इन्होंने शेयर लगाया जिन्होंने 500% एनुअल ग्रोथ दर्ज किया। क्या कोई देश में ऐसा काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इन नेताओं की संपत्ति कैसे 500% की दर से बढ़ रही है, 550% की दर से बढ़ रही है, 750% की दर से बढ़ रही है? यह प्रश्न उत्पन्न किया जाना चाहिए। कौन उत्पन्न करेगा? कोई नहीं कर रहा है। जो उत्पन्न करेगा वो मार दिया जाएगा, क्योंकि मीडिया भी ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मीडिया के भी अपने पॉलिटिकल नेक्सस हैं। एनवोहरा कमेटी ने कह दिया कि मीडिया भी इस भ्रष्ट गठजोड़ में शामिल है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न कोई उत्पन्न नहीं करता। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि जो सांसद विकास निधि है, एमपी लैड है, इसको समाप्त करने की सिफारिश सीएजी दे चुका है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहता है कि यह बर्बादी का पैसा है, यह बर्बादी का पैसा है, जितनी शीघ्र हो उसे खत्म कर देना चाहिए। किंतु दुर्भाग्य की बात है, अंधा बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे वाली कहावत है कि एमपी लैड के तहत पैसा दिया जाता है। बाद में मुझे समझ में आया इसका नाम सांसद विकास निधि क्यों है, क्योंकि ये सांसदों का विकास करता है, हमारा आपका तो करता नहीं। 500% इनकम ग्रोथ किसकी हो रही है? सांसदों की हो रही है। और आपके एरिया में तो टूटी सड़क भी नहीं बन पाती है, तो विकास किसका हुआ? सांसदों का हुआ। इसलिए इसका नाम रखा गया सांसद विकास निधि। बाद में मुझे इस बात का बोध हुआ कि इसका नाम ठीक रखा गया, सांसद विकास निधि योजना है, तो सांसदों का विकास हो रहा है, खूब हो रहा है। तो राजनीति
का तीव्र पतन हुआ है। अगली बात, शासन में नैतिकता का अभाव। हमने नैतिकता पर बल तो दिया है, लेकिन क्या नैतिकता को लागू करने के लिए हमने कोई प्रयत्न किया है? उत्तर है नहीं। नहीं। क्या राजनेताओं के लिए आचरण संहिता बनाई गई? उत्तर है नहीं। क्या राजनेताओं के लिए कोई नैतिक संहिता बनाई गई? उत्तर है नहीं। क्या मंत्रियों के लिए कोई आचरण संहिता बनाई गई? उत्तर है नहीं। क्या मंत्रियों के लिए कोई नैतिक संहिता बनाई गई? उत्तर है नहीं। तो जब सबका उत्तर नहीं है तो नैतिकता कैसे आएगी? नैतिकता कैसे आएगी? तो शासन में नैतिकता का अभाव है, क्योंकि शासन में नैतिकता को प्रोत्साहित करने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाए हैं। केवल और केवल हमने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने चौथी रिपोर्ट दी है, लेकिन उस चौथी रिपोर्ट पर कार्यान्वयन नहीं हुआ है, न के बराबर है। कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है, कोई पहल नहीं की गई है। स्वाभाविक सी बात है कि शासन में नैतिकता का अभी भी अभाव है। राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक इत्यादि सुधारों का अभाव। अगर हम शासन की गुणवत्ता में संवर्धन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शासन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो हमें राजनीतिक सुधार करने पड़ेंगे। लेकिन भारत में राजनीतिक सुधार नहीं है, क्योंकि राजनीति ही सुधारों की जननी है। और दृढ़ इच्छा शक्ति का क्यों नहीं हो रहे हैं सुधार? क्यों नहीं हो रहे हैं सुधार? क्योंकि सुधारों के लिए कठोर या दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। इसके बिना सुधार नहीं हो सकते, और कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। कठोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। तो राजनीतिक सुधार नहीं हो रहे हैं, इसलिए राजनीति गंदगी और बुराई का पर्याय बन गई है। प्रशासनिक सुधार नहीं हो रहे हैं। लाल फीताशाही, विलंबकारिता, मनमानापन जैसे दुर्गुण नौकरशाही में मौजूद हैं, सिविल सेवाओं में मौजूद हैं, और उन्हें रिफॉर्म करने के लिए, उन्हें परिवर्तित करने के लिए आरटीआई, सिटीजन चार्टर जैसी व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से, प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि प्रशासन में जवाबदेही और संवेदनशीलता विकसित नहीं हो पा रही है। न्यायिक सुधार, क्या कहूं न्यायिक सुधार के विषय में? 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। 3 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग है। अगर आप शोषण के शिकार हैं और अपना आप अतिरिक्त शोषण, न्यायिक शोषण करवाना चाहते हैं, तो न्यायपालिका में केस दायर कर दीजिए। आपका एक और शोषण शुरू हो जाएगा, उसका नाम है न्यायिक शोषण। क्योंकि समय पर न्याय नहीं मिलेगा तो देर से मिलने वाला न्याय न्याय नहीं है, वो किसी अन्याय से कम नहीं है। और मेरा जो व्यक्तिगत उदाहरण है वो बहुत बुरा है। 1938 में एक केस दायर किया गया, वो फाइल मैंने 2006 में देखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस था, और जब 2006 में मेरे सामने फाइल आई तो मैंने क्लर्क से कहा कि ध्यान कर लिया करो, सुधार लिया करो। मुझे लगा 1938 के बजाय 1988 रहा होगा। 3 का ये जो मुख है वो बंद करना भूल गया होगा, किसी कोई गलती हो गई होगी। तो मैंने कहा भाई इसे सुधार करो, फिर फाइल दो। तो उसने कहा सर पढ़ लो आप, ये 88 नहीं 38 है। तो 1938 का केस 2006 में जिंदा था। उसके बाद का डेवलपमेंट मुझे नहीं पता चला, मैं नहीं जानता, क्योंकि 2000 के बाद से फिर मुझे जानकारी नहीं है उस केस की, मैंने अपडेट नहीं लिया कि उस केस में क्या हुआ। लेकिन 38 का केस 2006 में ये मैंने व्यक्तिगत तौर पर अनुभव किया है, देखा है। इतना ही नहीं, अभी एक जज साहब रिटायर्ड हुए, और रिटायरमेंट के समय जो उन्होंने अपना भाषण दिया वो बड़ा ही भावुक भाषण था, और न्यायिक सुधारों पर केंद्रित भाषण था कि न्यायिक सुधार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए उन्होंने इस बात पर बल दिया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, न्यायाधीश महोदय ने खुद एग्जाम्पल दिया। तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने जो एग्जाम्पल दिया, मैं आपको वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
उन्होंने बताया कि 1955 में एक केस शुरू हुआ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक केस शुरू हुआ और 2007 में वसीयत का केस था। वसीयत का केस था जो तुरंत लागू होनी चाहिए। वसीयत तो तुरंत लागू होनी चाहिए, वसीयत में जो बात कही गई है। 2007 में पहली बार इस पर एचसी का निर्णय आया, हाईकोर्ट का निर्णय आया, लेकिन हाईकोर्ट के इस निर्णय को चैलेंज कर दिया गया, चुनौती दे दी गई। गेंद चली गई सुप्रीम कोर्ट के पाले में। 2007 से 2008 में चुनौती दी गई, 2008 में चुनौती दी गई और 2008 से यह केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था 12 साल। यह है एफिशिएंट सुप्रीम कोर्ट। अवमानना नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। 12 साल बाद 2008 में चैलेंज किया गया, इस केस को चुनौती दी गई और 2020 में 17 जुलाई की बात है, फैक्ट लिख लूं, तथ्य लिख दूं, वरना न्यायालय तुरंत अवमानना मान लेता है। 17 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कब का केस था? 1955 का केस था। कब फाइनल हुआ? 2020 में फाइनल हुआ। जोड़ लीजिए कितने साल केस चले। दो केसेस का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, दूसरा ये इस न्यायाधीश का व्यक्तिगत अनुभव है जिन्होंने रिटायरमेंट के समय शेयर किया, यह घटना शेयर की। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा न्यायिक सुधार है, वो पूरे ओवरहालिंग की डिमांड कर रहा है। सुधार की नहीं, ओवरहालिंग की डिमांड कर रहा है। नष्ट कर दीजिए पूरे सिस्टम को, नए सिरे से नया सिस्टम खड़ा कीजिए, नए सिरे से नया सिस्टम खड़ा कीजिए, जहां लोगों को समय पर न्याय तो मिल सके, जहां लोगों को समय पर राहत तो मिल सके। एक ऐसे सिस्टम की अपेक्षा है आज के समय में जुडिशियल सिस्टम की, जो नहीं है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी और भी खराब है, और भी बुरा है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं और पॉलिटी की एनसीईआरटी में आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट में एक लालूंग का एग्जाम्पल दिया गया है। आसाम का नवयुवक था, 60 के दशक में छोटी सी मारपीट के आरोप में पुलिस उठा ले गई। अब पुलिस उठा ले गई तो गांव वालों ने समझा, परिवार वालों ने समझा, गया तो गया, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में पुलिस जिसे ले जाती थी वो जल्दी वापस आता नहीं था। तो बेचारे गांव के अनपढ़ लोग, उन्हें लगा कि पुलिस ले गई तो बेचारा लालू कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने भी बहुत ज्यादा पहल नहीं की। शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत भाग दौड़ की, पुलिस वालों ने डांट के फटकार के सबको भगा दिया, डांट के भगा दिया, क्योंकि पुलिस ऐसा ही करती है। गालियां देना, डांट फटकार करके लोगों के साथ मिसबिहेव करना, ये पुलिस का एक आम रवैया है। हाँ, कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से अच्छे होते हैं, सिस्टम अच्छा नहीं है। तो लालू को अरेस्ट कर लिया गया, और हो सकता है आपने पढ़ा हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो, तो नहीं तो पढ़िएगा। और 2002-3 के आसपास की बात है, एग्जैक्ट ईयर मुझे दोनों पता नहीं है। 42 साल बाद लालू जेल से बाहर आया। कब बाहर आया? जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने जेल का दौरा किया, असम जेल का दौरा किया, और लालू से पूछा कि क्या अपराध किया था। लालू ने कहा पता नहीं, 4 दशक बीत चुके हैं, 4 दशक पहले क्या किया था पता नहीं, युवक था, बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया। तो पूछा भाई क्या किया था? बोले पता नहीं। बोले क्यों बंद हो? बोले पता नहीं। क्या सजा मिली? पता नहीं, कुछ पता नहीं, जेल में बंद है, 4 दशक गुजर गए जीवन के। और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की पहल पर लालू को जेल से बाहर लाया गया, बिना किसी अपराध के। छोटी सी मारपीट का केस था, सजा होती तो कुछ महीनों की सजा हो जाती, या जुर्माना करके छोड़ देता कोर्ट। चूंकि गरीब आदमी था, जुर्माना दे नहीं सकता, तो कोर्ट कहता ले जाओ, जेल ले जाओ, 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, 1 महीने बाद भेज देना, इसे छोड़ देना। तो ऐसी दशा में लालू अकेला एग्जाम्पल नहीं है इस देश का। लालू का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया आपको क्योंकि लालू का एग्जाम्पल आपके लिए प्रामाणिक एग्जाम्पल है। मेरे पास तो ऐसे बहुत प्रामाणिक एग्जाम्पल है, बहुत प्रामाणिक एग्जाम्पल है, लेकिन आपके लिए प्रामाणिक एग्जाम्पल है क्योंकि लालू का यह एग्जाम्पल एनसीईआरटी की किताब में दर्ज है, एनसीईआरटी की किताब में उदाहरण के रूप में लिखा है। तो ऐसे सिस्टम में कैसा मानवाधिकारों का संरक्षण, ऐसे सिस्टम में
कैसा मानव संसाधन विकास, ऐसे सिस्टम में कैसा न्याय, कैसा सामाजिक न्याय और कैसी समता, कैसी स्वतंत्रता। लालू के लिए तो ना तो समता है, लालू के लिए ना तो स्वतंत्रता है, लालू के लिए ना तो न्याय है। वो तो शोषण और अन्याय का शिकार संविधान लागू होने के बाद भी हुआ, क्योंकि संविधान उसका स्वर्ग नहीं है, संविधान वकीलों का स्वर्ग है, संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो उसका स्वर्ग होता तो शायद वो फायदा ले पाता, वो लाभ ले पाता। तो जो अव्यवस्था है, इन सुधारों के अभाव के कारण वो चरम पर है, वो शीर्ष पर है। देखने की आवश्यकता है, चश्मा बदलने की आवश्यकता है। चश्मा बदलिए तो बहुत सारी कमजोरियां सिस्टम में नजर आती हैं और उन सबको आमूलचूल तरीके से बदलना आवश्यक है। अगली बात, कौन सा पॉइंट था? 9 था, 10th लिखता हूं मैं यहां पर। जन जागरूकता का अभाव। लोगों में जागरूकता नहीं है अपने अधिकारों के विषय में, राष्ट्र हित के विषय में, लोक हित के विषय में। और यही कारण है राजनेता दुरुपयोग कहता है वोट दो 2 किलो देशी घी दूंगा, वोट दो मोबाइल फोन दे दूंगा, वोट दो लैपटॉप दे दूंगा। तो जो राष्ट्र हित और लोक हित से जुड़ा मुद्दा है वो ऐसे छोटे छोटे संकीर्ण स्वार्थों पर बिक जाता है। हाँ, तरुणा कहती हैं कि पढ़ा है मैंने ये एग्जाम्पल लालू का, अच्छी बात है, वेरी गुड। जन सहभागिता का अभाव है। लोगों को ज्यादातर पता ही नहीं है कि सरकार में भागीदारी कैसे निभाई जाए। अगर वे जानते भी हैं तो सरकार ने भागीदारी निभाने का स्वयं अवसर नहीं दे रखा है, तो भागीदारी आप निभाएंगे कैसे? और अगर भागीदारी के बारे में सब कुछ जानते भी हैं तो बहुत प्रभावी अवसर भी नहीं दिया गया। तो ऐसी दशा में जन जागरूकता, जन सहभागिता का पूरी तरीके से अभाव रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इनका प्रयोग नहीं किया जा सका है। अगली बात, जितने भी अन्य भूमिकाएं हैं, जैसे कारपोरेट क्षेत्र है, तृतीय पक्ष है, या फिर एनजीओ हैं, एसएचजी हैं, इन सब की भूमिका में, इत्यादि की भूमिका में कमी है। जब आप इन सब की भूमिका पढ़ते हैं अलग अलग, तो फिर उनकी भूमिका में कमी, इनकी भूमिका में कमी हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, क्या क्या कमियां हैं। फिलहाल हैं, लिमिटेशंस हैं, इसलिए इन सब की भूमिका बढ़ने के बाद भी, इन सब का योगदान बढ़ने के बाद भी अच्छे शासन के जो प्रभावी लक्षण हमारे समक्ष उत्पन्न होने चाहिए थे, वे लक्षण हमारे समक्ष उत्पन्न नहीं हो सके। आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आधारभूत संरचना का अभाव, आधारभूत संरचनाओं का अभाव रहा है। अच्छी सड़कें नहीं है, आज भी नहीं है, प्रदेश की राजधानियों में नहीं है अच्छी सड़कें, देश की राजधानी में नहीं, जाने दीजिए प्रदेश को। दिल्ली में अगर आपको देखना है कि पिछड़ापन किसे कहते हैं, राजधानी में पिछड़ापन किसे कहते हैं, तो राजधानी में पिछड़ापन किसे कहते हैं, तो आप दिल्ली आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मुखर्जी नगर, बुराई नहीं करनी चाहिए, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ, मैं सारी बातें तथ्य के आधार पर कर रहा हूँ। आप मुखर्जी नगर आइए, आप मुखर्जी नगर आ करके आप देखें, चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य दिखेगा आपको। नेहरू विहार है वहां पर एक, गांधी मुखर्जी नगर के बगल में, सारी कोचिंग वहीं सब है। और उसी के इर्द गिर्द जो सड़क बनाई गई है, लगता है झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाके में आ गए हैं, वहां उग्रवादी वाले इलाके में आए हैं। उस सड़क की हालत इतनी खराब है, वर्षों से तो मैं देख रहा हूं, कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन सड़क की हालत वैसी है जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो दुर्गम वाम उग्रवादी प्रभावित इलाके हैं, वैसी सड़क है। ये देश के राजधानी का हाल है, ये देश के राजधानी का हाल है, ये देश के राजधानी की तस्वीर है, ये देश के राजधानी की तस्वीर है, जहां केंद्र सरकार है और जहां अपने आप को एफिशिएंट बताने वाले, अपने आप को सक्षम बताने वाले लोगों की सरकारें हैं। एक कार्यकाल पूरा भी कर चुके हैं, दूसरा कार्यकाल शुरू भी कर चुके हैं सक्षम बताते हुए, लेकिन सड़कों की हालत वाम उग्रवादी इलाकों से अच्छी नहीं है। ये दिल्ली की आधारभूत संरचना है, ये दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, जाके देखाइए, कभी जाके देखाइए, जो लोग हैं वहां पर महसूस करते होंगे, अनुभव करते होंगे।
70 सालों के बाद भी बता रहे हैं सफाई रखिए। और दिल्ली में लुटियंस जोन्स को छोड़ दीजिए तो शेष दिल्ली में गंदगी का महासाम्राज्य है। साफ सफाई पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। लुटियंस जोन साफ सुथरा है, यानी जहां पर बहुत बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, संभ्रांत लोग रहते हैं, वह इलाका अच्छा है, बाकी नहीं है। गौरव कहते हैं कि सर मैंने देखा है, बहुत ही बदबू आती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं तथ्य की बात कर रहा हूं और इस तथ्य को मैंने आपके समक्ष उद्घाटित किया है। तो आधारभूत संरचना का अभाव रहा है, सड़क नहीं है, विद्युत का अभाव है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है हमारे देश में। तो इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। देश की राजधानी में बैठिए, लेकिन जब आप इंटरनेट से किसी चीज को ओपन करेंगे तो घूमते रह जाएगा, जैसे ढूंढते रह जाओगे वैसे ही घूमते रह जाएगा, जल्दी ओपन नहीं होगा। और आप देखें कि जब आपके लिए क्लास स्ट्रीम करता हूं, हालांकि मैं देश की राजधानी से थोड़ा दूर हूं, एक प्रदेश की राजधानी में, मैं लखनऊ से क्लास ले रहा हूं क्योंकि मैं अपने घर आ गया हूं। तो कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं घर आ गया और फिर मैं यहीं से क्लास ले रहा हूँ। मेरे लिए सेफ है यहाँ से क्लास लेना, सुरक्षित रहना, जीवन बचाना इस समय ज़्यादा आवश्यक है। तो मैं प्रदेश की राजधानी में रह रहा हूँ, हार्ट ऑफ सिटी में हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैंने अच्छा खासा लोहा लिया इन प्राइवेट एजेंसियों से और उन्होंने मुझे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बाद ये स्थिति है। मैं कैसे अपेक्षा करूं, मैं कैसे कल्पना करूं कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जो दूर बैठा हुआ व्यक्ति है वो अच्छी गुणवत्ता वाला इंटरनेट पाएगा, और अच्छी गुणवत्ता वाला इंटरनेट नहीं पाएगा तो काम कैसे करेगा वो कैसे पढ़ेगा और कैसे ई शासन को चलाएगा, कैसे ई शासन को चलाएगा। इस देश में 34% लोगों के पास केवल स्मार्टफोन है, केवल 34% लोगों के पास स्मार्टफोन है, बाकी लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है। कैसे ई गवर्नेंस के तहत व्यक्ति ई शासन का लाभ लेगा और कैसे आज इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के तहत बच्चा पढ़ पाएगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की आवश्यकता है। तो ये अनेक कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। बहुत सारे सुझाव हमने साथ में ही यहाँ पर चर्चा कर लिए हैं, लेकिन कुछ सुझाव जो प्राइमरी लेवल के हैं, बेसिक लेवल के हैं, जिनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, मैं उन्हें फोकस कर रहा हूँ। पहली बात, समाज में नैतिकता का विकास। अगर समाज में नैतिकता का विकास होगा तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। जो समाज में नैतिकता का विकास कैसे होगा? मूल्य आधारित शिक्षा का विकास, मूल्य आधारित शिक्षा का विकास। आज की शिक्षा मूल्यों के विकास पर बल नहीं देती, आपको चरित्रवान और नैतिक बनाने पर बल नहीं देती, जबकि हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको नैतिक और चरित्रवान बनाना होना चाहिए। तो शिक्षा के इस स्वरूप को बदलना होगा। नई शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये जो अच्छी बात होनी चाहिए कि शिक्षा का पहला प्राथमिक उद्देश्य आपको चरित्रवान बनाना होना चाहिए। शिक्षा का पहला प्राथमिक उद्देश्य आपको नैतिक बनाना होना चाहिए। अगर आपने उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर ली, नैतिकता की शिक्षा ग्रहण नहीं की, मूल्य की शिक्षा ग्रहण नहीं की, आपकी शिक्षा व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। तो ऐसी दशा में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मूल्यों का विकास करना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा सका है, तो इस पर बल देना चाहिए। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जैसी जो प्रवृत्तियां हैं, इन सारी प्रवृत्तियों पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी व्यवहार में दिखनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी दिखनी चाहिए, कुछ भी ना सहने की पॉलिसी दिखनी चाहिए, कुछ भी ना सहने की पॉलिसी दिखनी चाहिए। अर्थात अगर भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर अपराधीकरण के मामले हैं, तो कितने भी उच्च पदों पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे दंड अवश्य मिलेगा और शीघ्रातिशीघ्र दंड मिलेगा, तुरंत दंड मिलेगा। ये नहीं कि वर्षों लग जाएंगे दंड प्राप्त करने में। हांगकांग मॉडल अपनाना चाहिए, जाके एक बार 4th रिपोर्ट में हांगकांग मॉडल देख लीजिएगा। तो हांगकांग ने भ्रष्टाचार पर कैसे नियंत्रण पाया। तो आपकी जो 4th रिपोर्ट तैयार की गई है नैतिकता पर, उसमें हांगकांग मॉडल को बॉक्स बना करके अलग से लिखा गया है, तो आप उसे पढ़िएगा। उसने जीरो टॉलरेंस के मॉडल को अपनाया और भ्रष्टाचार पर काफी हद तक उसने नियंत्रण पा लिया। तो इस प्रकार के मॉडल को अपना करके
हम भी भारत में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पा सकते हैं, और इत्यादि बाकी सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग साथ साथ में करते चले गए हैं। जैसे कठोर राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कठोर राजनैतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। किस बात की होनी चाहिए? सुधारों के लिए, सुधारों के लिए। तभी सारे सुधार लिए किए जा सकते हैं, क्योंकि राजनीति ही सुधारों की जननी होती है, राजनीति ही सुधारों की जननी होती है। तो इन सारे सुधारों के माध्यम से हम एक अच्छे शासन की स्थापना कर सकते हैं। तो ये भारत में अच्छे शासन के लिए उठाए गए कदम थे, और भारत में अच्छे शासन का क्या प्रभाव रहा है हमने उसकी भी चर्चा की। भारत में अच्छे शासन के लिए क्या कमियां हैं और क्या सुझाव अपनाए जाने चाहिए, हमने इन सारी बातों का अध्ययन यहाँ पर कर लिया है। तो ये एक सामान्य सी चर्चा थी भारत में अच्छे शासन के संबंध में। अब इस अच्छे शासन के बाद न्यायिक सुधार के विषय में हम लोग नंद यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन हम कानूनों को सुधार सकते हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधार सकते हैं, और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं, अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम पर बल दे सकते हैं। ये तमाम कदम हैं मोटे तौर पर, जिनके जरिए हम न्यायिक सुधार कर सकते हैं। तो आपको प्रमोट करें, कोई सिविल केस है तो कहें आर्बिट्रेशन में जाइए, कंसिलिएशन सेंटर में जाइए, बजाय कोर्ट में जाने के, तो आपको ये कह सकते हैं हम। तो इस तरीके से जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम होते हैं, उन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम को हमें स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, जिससे रेगुलर कोर्ट पर भार हमारा कम होता जाए। तो इस तरीके से जुडिशियल रिफॉर्म बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये हम लोगों ने भारत में अच्छे शासन के संदर्भ में चर्चा की है। अब कल से शासन के अन्य स्वरूपों के विषय में चर्चा करेंगे। क्लास का समय आज कंप्लीट हो रहा है, अब मेरी नेक्स्ट क्लास का समय होने जा रहा है, तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, और कल हम लोग अच्छे शासन से आगे जो शासन के अन्य स्वरूप हैं, नैतिक शासन है, स्मार्ट शासन है, वैश्विक शासन है, इन स्वरूपों की चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपके क्वेश्चन वैसे हमने सारे ले लिए हैं, लगातार मैं देखता गया हूँ, जिससे कोई क्वेश्चन आपका बीच में छूटे भी नहीं। लेकिन प्रवेश कहते हैं सर मैं छत पर बैठकर क्लास ले रहा हूँ। ओह, मुझे आपके साथ हमदर्दी है कि आप इस ठंड में भी छत पर बैठ करके क्लास ले रहे हैं। ईश्वर आप सबकी मदद करे। तो लेकिन ये बात सच है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है, और इसी के कारण आपको छत पर बैठकर क्लास लेनी पड़ रही है, मैं समझ सकता हूँ। तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।